बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही आज मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है जिसकी वजह से आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा कि आवाज़ मेरी आज बहुत ज़्यादा भारी हुई है गला खराब होने की वजह से, क्योंकि मौसम जो है जिस तरह से चेंज हो रहा है उसके साथ साथ जो है वायरल डिजीज भी आपके साथ जो है वो जुड़ जाती हैं। तो लिहाजा कल मौसम बड़ा खुशगवार हो गया, बारिश भी हुई, बहुत सारी जगहों पे बारिश हुई। मौसम जो है शुगर कहते हैं गर्मी की शिद्दत में जो है वो ज़रा कमी आई है और उसके साथ साथ गर्मी की शिद्दत में तो कमी आई है, लेकिन हम महंगाई की बात कर लें तो आज की जो सुबह है बल्कि कल रात से एक मजीद लोगों में जो है वो मुश्किलात जो है वो उनके इजाफा हो गया है कि पेट्रोल महंगा हो गया। अच्छा, पेट्रोल जिस तरह महंगा होने का इम्कान बताया जा रहा था कि कुछ 20 रुपए कुछ इससे ज्यादा, लेकिन एकदम से जो है वो 26 रुपए जो है इजाफा कर दिया गया। और इसके साथ जो है पेट्रोल की कीमतें जब भी बढ़ती हैं तो उसके साथ साथ आपकी दीगर जरूरत की जो चीजें हैं वो भी बढ़ जाती हैं। तो देखते हैं जी अभी आवाम के लिए और कितना आगे जो है वो मुश्किलात पैदा कर दी जाएंगी और एक आम इंसान के लिए सरवाइव करना जो है वो कितना मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, इस पर बात भी करेंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनकी तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं नूरुल हाई साहब मौजूद हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो है जी हमारे रोही के एंकर पर्सन हसन मलिक। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। अच्छा, आज तालीम पर भी बात करेंगे, महंगाई पर भी बात होगी, हसन से बात करेंगे, हम इनकी बीट से रिलेटेड भी होगा, जो ये शोज करते हैं उनसे रिलेटेड भी बात करेंगे, क्योंकि क्राइम जिस तरह महंगाई बढ़ती है उसी तरीके से क्राइम में जो है वो दिन ब दिन उसकी शरह जो है वो बढ़ती जा रही है। तो उस हवाले से बात करेंगे, आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेरे भाई आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी एजुकेशन कहाँ से और फिर तमाम आपकी जो जर्नी रही उस हवाले से बताइएगा। मैंने एफएससी के बाद ही जब मैंने बैचलर्स को जब मैंने ऑप्ट करना था तो जैसे होता है कि हर बच्चे क्या कहते हैं जब वो यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करते हैं तो वो ज़रा इर्द गिर्द लोगों से पूछते हैं। उस टाइम मीडिया का बड़ा बूम था, तो मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार आप मैथ्स कॉम में एडमिशन क्यों नहीं ले देते। तो मैंने फिर बहादुर ज़िक्र यूनिवर्सिटी में मैथ्स कम्युनिकेशन में मैंने एडमिशन लिया। मेरा बैच था 2011 से 15 का। फिर उसके बाद मैंने क्या कहते हैं जब मास्टर्स करना था, जिसको आप पाकिस्तान में एमफिल कहते हैं, 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, उसके लिए फिर मैं जर्मनी चला गया। वहाँ से मैंने फिर ये मीडिया स्टडीज़ में ही मास्टर्स किया। फिर वापस हम पाकिस्तान आए और मैं यहाँ पे एक जॉब वगैरह मैंने स्टार्ट की। और उसके बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था। तो फिर यूनिवर्सिटी में क्या कहते हैं 2020 में हमारा फिर एक सिलेक्शन बोर्ड हुआ। उसके बाद तब से लेकर टिल डेट मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ और क्या कहते हैं वहाँ पे साथ साथ जो रिसर्च एक्टिविटीज हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप कह लेंगे अब मैं एकेडमिशियन में कह सकता हूँ अपने आप को। अच्छा, मीडिया स्टडीज के हवाले से भी जानना चाहूंगी, क्या स्कोप देखते हैं यहाँ पर? हमेशा हमारे देखते हैं स्टूडेंट्स के हवाले से फिर, और आप बाहर भी गए हैं, यहाँ पर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको लेकर देखें स्कोप। जब हमने एडमिशन लिया था तो उस टाइम पे जब हम बात करते थे तो हमें लगता था कि सिर्फ जो टीवी है या जो चंद बड़े अखबार है वो ऑल एंड ऑल है। लेकिन आज मैं 2023 में, यानी कि मैं कोई 10-12 साल बाद या एक डिकेड के बाद मैं देखता हूँ तो अब जो स्कोप है ना वो थोड़ा सा हमें चेंज, उसमें ना हमें शिफ्ट नजर आता है। अभी हमने पिछले कुछ अरसे में हमने जिस तरह से यूट्यूब चैनल्स के बारे में देखा, जिस तरह से हमने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग देखी, जिस तरह से हमने इंस्टाग्राम रील्स को देखा, अब ये है कि अब आप ये नहीं कह सकते कि ट्रेडिशनल मीडिया ही सब कुछ है। आज के जो स्टूडेंट है अगर वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, अगर वो अपना यूजर फ्रेंडली है, उसको चीज़ों का पता है, या अगर वो अप टू डेट है, तो उसके लिए इतना स्कोप बनाना मुश्किल बात नहीं है। और अगर वो ट्रेडिशनल मीडिया में भी अगर वो अपना एक सिलसिला स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगर आपके पास विल है या आप अगर सोच के मीडिया स्टडीज में आए तो फिर आप स्कोप बना सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा कि स्टूडेंट्स को जो क्या कहते हैं सब्जेक्ट काउंसलिंग है वो दी नहीं जाती स्कूल्स में या कॉलेजेस के लेवल में। उनसे पूछा नहीं, उनको बताया नहीं जाता कि वो करना क्या चाहते हैं या उन्हें करना क्या चाहिए। तो अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं कि वो एडमिशन सिर्फ इसलिए ले लेते हैं कि उनको लगता है कि एक हाइड आउट है यूनिवर्सिटी के अंदर, हम 4 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, जो कोई पूछेगा आप क्या करते हैं, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। कहते हैं वो पंजाबी में कहते हैं ना, जो आएगी वो तो देखी जाएगी। वो 4 साल के बाद कहते हैं फिर देखी जाएगी। तो इसलिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आते हैं। वरना जो लोग फोकस्ड होकर आए मीडिया में, जिन्होंने सोचा था कि उन्होंने मीडिया में ही काम करना है, और हमारे डिपार्टमेंट से हमारे जो कुछ एलुमनाइज हैं वो बड़े बड़े अच्छे टॉप पोजीशंस पे भी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री की जॉब है, चाहे वो प्राइवेट जॉब्स हैं।
तो उसके अंदर उन्होंने फ्लरिश तो किया। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को जो है क्या कहते हैं उनकी काउंसलिंग की जरूरत है, उनको ये बताना चाहिए, उनसे ये पूछना चाहिए कि वो क्या वो कर सकते हैं और क्या उन्हें करना चाहिए। तो उसके बाद फिर काफी ज्यादा चीजें जरा आसान हो जाएंगी। बिल्कुल। मजीद भी आपसे जानते हैं हसन से जानते हैं, हसन क्राइम के हवाले से बात कर लेते। पहले तो पेट्रोल की जो कीमतों में इजाफा हुआ है उसके हवाले से बात कर लेते हैं कि एक दफा फिर से जो है वो महंगाई में इजाफा हो गया, क्योंकि अभी बिल के हवाले से जो है हम देख रहे थे एहतजाज भी हो रहे थे, लोग भी परेशान थे, लेकिन अभी एकदम से जो है वो पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। आपने स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं। ये क्लियर कट सी बात है। दो ही चीज़ें हैं पाकिस्तान में जिनके बढ़ने से तमाम चीज़ें बढ़ती हैं, एक डॉलर है और दूसरा पेट्रोल है। कहीं पर भी आप जाते हैं, एक चीज़ अगर आपको पहले 5,000 की मिल रही होती है तो वो सिर्फ पेट्रोल बढ़ने की वजह से या डॉलर बढ़ने की वजह से स्टॉक उसी दुकान पर पहले वाला ही पड़ा होता है, लेकिन वो एकदम से कीमत बढ़ा देते हैं, उसकी 5 से 6,000 कर देते हैं। जब उससे हम पूछते हैं कि आपने ये बढ़ाया क्यों है, तो आगे से उसका फौरन जवाब यही होता है पेट्रोल की कीमतें आप देख लें वो बढ़ गई हैं, डॉलर की कीमतें देख लें वो बढ़ गई हैं। अच्छा, डॉलर जिस तरह कल हम रेट से बात कर रहे थे, डॉलर की अब जो है कीमत जरा हम उसमें बढ़े तो डॉलर थोड़ा नीचे आया है, लेकिन डॉलर जैसे ही नीचे आया है हम बड़े लोग सारे खुश हो रहे थे, अच्छा डॉलर जो है वो नीचे आ गया, लेकिन एकदम से पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई है तो एकदम से फिर और धचका दे दिया। देखें ये तो सीधा सीधा ये तो एक पेट्रोल बम है जो अवाम पर गिराया गया है, और इससे यकीनन सी बात है जहां पहले एक जानिब महंगाई की वजह से अवाम शदीद परेशानी का शिकार है, टॉर्चर हो रही है, मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं लोग। अब बहुत सारी, मैं बेसिकली क्राइम के मामलात देखता हूं तो उसमें आए रोज हम यही देखते हैं कि 15 पर कॉल रिसीव हो रही होती है और उसमें यही आ रहा होता है कि हम लोग खुदकुशी करने लगे हैं, हमारे घर में खाने पीने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है, या हमें बचा लिया जाए या कुछ ही देर बाद आकर हमारी लाश उठा ली जाए यहाँ से। तो ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, और ये महंगाई बढ़ने की वजह से तो क्लियर कट सी बात है डायरेक्टली अवाम पिसती है। अवाम एक मुतवस्सित तबके के साथ साथ आपके मेरे जैसा जो बंदा है वो भी काफी ज्यादा परेशानी का शिकार होता है। तो जाहिर सी बात है ये पेट्रोल बम जो है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक तबके के लिए नहीं है, ये तमाम लोगों को मुतासिर करता है। कारोबारी हजरात को देखें वो भी डिस्टर्ब होते हैं, जॉब होल्डर्स भी डिस्टर्ब होते हैं, आया जो मर्जी तबका देख लें आप, वो बेचारे सारे ही डिस्टर्ब होते हैं। तो बहरहाल दुआ की जा सकती है, उसके बाद ये हुकूमत हल तो हमारे पास एक है ना कि जाहिर सी बात है दुआ ही कर सकते हैं। अच्छी की उम्मीद जो है वो इंसान को हमेशा जो है वो रखनी भी चाहिए, लेकिन जिस तरह ही निगरान सेटअप आया है तो अभी अब देख लें मुश्किलात दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही हैं, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, बिलों में इजाफा, और उसके साथ साथ फिर अभी आपकी जो दीगर जरूरियात की चीज़ें हैं, ऑलरेडी जैसे चीनी का बहरान भी चल रहा है, अभी स्टिल उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ, आपकी खाने पीने की अशिया हैं, तो अभी तो मजीद मुश्किलात जो है वो बढ़ेंगी। और जिस तरह अभी जो है इस पर भी मजीद कहा जा रहा है कि जिस तरह आप लोगों को यहाँ से, जिस तरह हमारे नौजवान जो है यहाँ से मूव कर रहे हैं, स्पेशली मैं आपसे भी इस हवाले से बात करूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से, हमारे नौजवान, उनकी कोशिश यही है कि वो बेहतर फ्यूचर के लिए जो है वो बाहर जाएं, मूव करें, क्योंकि दिन ब दिन हम क्राइम में भी उसी तरीके से देखें ना, नौजवान हमारे ज्यादा क्राइम की तरफ चले गए हैं। अब लोगों के लिए ये बड़ा आसान है कि किसी को आसानी से लूट मार कर लेनी, अच्छा किसी के हक पे डाका डाल लेना, आप जा रहे हैं, अब दिन दिहाड़े भी आप जो है वो महफूज नहीं है। इस बारे में क्या कहेंगे? क्राइम में हम देख रहे हैं हमारे नौजवान जिस तरह टीनेजर ज्यादा हैं जी। मैं पहले भी बहुत मरतबा इस बात को डिस्कस कर चुका हूँ और आज मैं फिर ये बात डिस्कस करूंगा कि अभी की बात है, कुछ अर्सा पहले की, थाना चलियक की हदूद से एक गैंग गिरफ्तार हुआ, बिल्कुल नौजवान गैंग था वो, 3-4 लोग उसमें ऐड थे, इतने यंग थे कि अभी तक उनके शनाख्ती कार्ड भी नहीं बने हुए थे, पढ़े लिखे नौजवान थे। और जब उनसे वो मोटरसाइकिल स्नैचिंग की वारदातों में मुलविस, वो हाउस रॉबरीज में मुलविस थे, और वो सिर्फ ये देखते थे कि इस थाने के हदूद में या कौन कौन सी जगह पर ऐसी सड़कें, ऐसी शाहराएं जो थोड़ी सी सुनसान कैटेगरी की हैं, तो वो वहाँ ये MDA की बैक साइड पर जेल मोड़ वाली साइड से, ये तो उन्होंने जगह ऐसे समझ लें टारगेट किया हुआ था कि यहाँ से मगरिब के बाद जितनी भी गाड़ियों ने, मोटरसाइकिलों ने गुजरना है, हमने उसे टारगेट करना है। खैर वो गैंग पकड़ा गया तो उनसे जब तफ्तीश हुई ना, तो सबसे पहली बात जो थी उनमें से वो ये थी, 2 लोग उनमें से पढ़े लिखे थे और 2 लोग उनमें से अनपढ़ थे। तो 2 लोग जो पढ़े लिखे थे, जब उनसे तफ्तीश की कि आप पढ़े लिखे हैं, आप इस काम में क्यों आए, तो उन्होंने कहा हम तो जॉब ही नहीं मिलती हमें, हमारे इर्द गिर्द के जितने दोस्त हैं वो सारे के सारे कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जॉब नहीं थी, तो हमारे पास बेहतर ऑप्शन यही था कि हम इनके साथ मिल जाते। और जो अनपढ़ लोग थे, 2 जो अनपढ़ दोस्त थे,
उन्होंने कहा कि यार हमने तो कोई पैसे भी नहीं लगाए, हमारे वालिदैन ने कोई पैसे नहीं लगाए, हमने सिर्फ एक पिस्टल खरीदने पर पैसे लगाए हैं गैर कानूनी असले पर, और उससे हम बेहतरीन घर का सर्कल चला रहे हैं। वो हमने अपने उन 2 दोस्तों को कहा है कि जी आप क्या पढ़ाई में जॉब की तरफ जाएंगे, क्या धक्के खाएंगे, उससे बेहतर है शॉर्टकट वे है। और ये यानी कहने का मतलब ये है कि अब नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान सिर्फ इस काम में इस वजह से आ रहे हैं कि उनके पास रोजगार नहीं है। अच्छा, महंगाई है। अभी आप मतलब बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं, अब तो मैं रोजमर्रा की इस पे देखती हूँ, कोई ना कोई आपको मशकूक नजर आ रहा होता है, और उनकी जो एक्टिविटीज हैं, स्पेशली मैं ये एक बात भी करूंगी, जो हमारे यहाँ पर जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, कि ऐसे लोगों के बारे में आपको इत्तला जरूर करनी चाहिए जहाँ पे आपको थोड़ी सी कोई मशकूक नजर आए। तो ऐसे लोगों में ये समझिए कि आपका पीछा कर रहे होते हैं, कोई आपके साथ, कोई आपको फॉलो कर रहा होता है, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज हों उन पे लाजमी आपको फोकस भी करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं वो तो बहुत बदतरीन चल रहे हैं। अच्छा, तो मजीद भी बात करते हैं, तो जिस तरह नौजवानों की मैं बात कर रही थी कि अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ एजुकेशन सिस्टम को भी लेकर जो है लोग बड़े परेशान हैं और यहाँ से मूव भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के भी जिस तरह सियासी सूरत हाल चल रही है, लोग उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? हमारे नौजवान हैं वो तो मोस्टली, जाहिर सी बात है, हर बंदे की इस टाइम कोशिश है कि वो बाहर चला जाए। देखिए, मैं ये भी आने से पहले भी मैं सोच रहा था कि अभी ये 2022 पिछले 1 साल से या 16 महीने से हम देख रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा देखा कि जी हमें बाहर चले जाना चाहिए, बाहर जाके पढ़ना चाहिए। उसकी एक रीज़न तो ये हो सकती है कि वहाँ पे उनको जॉब सिक्योरिटी है। लाइक जैसे मैं जर्मनी में था तो हमारा एक दोस्त था वहाँ पे, उसको टर्मिनेट किया गया। खैर, टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसने कोर्ट में केस किया, वो कोर्ट केस वो जीत गया। कंपनी ने उसको 1 साल की सैलरीज भी दी, सारा कुछ दिया। तो उसने मुझे कहा, कहते हैं यही जॉब सिक्योरिटी है, अगर मैं पाकिस्तान में हो या हमारे होम कंट्री में हो तो हमें क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। लेकिन जब मैं 2016 में गया था, तब मैं जिस यूनिवर्सिटी में गया था वहाँ पे सिर्फ 30 स्टूडेंट्स थे। जब 2018 दिसंबर में डिग्री खत्म हुई तो वहाँ पे 60 स्टूडेंट्स थे। तो मेरा कहने का मकसद है, ये ट्रेंड तो हमेशा से ही रहा है, लेकिन सिर्फ इसमें यह है कि हम, क्योंकि एक तो पैट्रियोटिज्म हम पढ़ नहीं रहे, या हम अपने एक स्टूडेंट को कायल ही नहीं कर पा रहे कि यार अपने घर में रहना चाहिए। लेकिन अगर हम दूसरे एंड से देखें तो हम ये भी सोचते हैं कि हम उसको कायल करें किस बात पे। हाँ। कि वो कहता है कि जी अगर आप बिल्कुल मुझे बेसिक्स की अगर लड़ाई में डालना है यहाँ पे, तो फिर मुझे क्या जरूरत है। या वो कहता है कि ठीक है, अगर मैं थोड़े पैसों पे भी काम करने को तैयार हूँ, एटलीस्ट मुझे जॉब सिक्योरिटी तो हो। हाँ। हमारे एक दोस्त थे, तो वो जिस कंपनी में जॉब करते थे, मैं उसका खैर नाम लेना मैं समझूंगा नहीं मुनासिब, और कहते हैं कि यार वन फाइन डे, कहता है मैं अपने ऑफिस में था, कहते हैं मैंने अपना लैपटॉप खोला तो मुझे टर्मिनेशन की ईमेल आई थी। उसमें कोई रीजन नहीं, कोई कुछ नहीं, क्या वजह, डाउन साइजिंग हुई है और उसने कहा कि आप घर जा सकते हैं। कहता है वही कंपनी का लैपटॉप, कहता है मैंने डिस्कनेक्ट किया, उनको वापस जमा कराया, वो कहता है मैं घर आ गया। और उसके 6 महीने बाद पता लगा, कहते हैं यार मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। तो ये वाली बहुत सारे इसके अंदर फैक्टर्स हैं, कुछ सोशल फैक्टर्स हैं, फिर सोसाइटी का प्रेशर बहुत है। तो उस प्रेशर को मेंटेन अपना क्या कहते हैं अब्जॉर्ब करने के लिए, उन चीज़ों को करने के लिए, तो आपको आप जाहिर सी बात है जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जैसे आप थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी कि पेट्रोल 331 का हो गया, तो जब ये 200 रुपये का था तो लगता था 300 पे नहीं जाएगा। जब ये 300 रुपये का लगता था इससे ऊपर नहीं जाएगा। 150 तक कह रहा हूँ, 150 तक तो चला गया, इसके आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन तो आगे बढ़ता। कल शाम हमारे एक दोस्त में कहते हैं कि यार ये 500 रुपये का हो जाना चाहिए, ताकि पता 1000 रुपये का 2 लीटर है। कहते ये क्या हमें मैथ में डाल दिया, इतना आएगा तो इतना कम होगा तो इतना, 26 रुपए कभी 20 रुपए कभी 10 रुपए, यार एक दफा 500 रुपये कर दें और ठीक है 1000 का 2 लीटर आएगा। तो अब आप ये देखें कि लोग अब इस पे भी मजाक कर रहे हैं। अब वो क्योंकि अपने दिल को एक सूदिंग इफेक्ट इस बात से दे रहे हैं कि वो सिर्फ अपने आप को मजाक कर रहे हैं और उसे वो दे रहे हैं। लेकिन जो फैक्ट ऑफ द मैटर है हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। जब तक आप देखें इस यूथ को आप किसी चीज में एंगेज नहीं करेंगे, ये जो ब्रेन ड्रेन का प्रोसेस है ये चलता ही रहेगा। और देखें जो अच्छा आपका माइंड है, जो पढ़ा लिखा दिमाग है, वो तो बाहर चला जाएगा। तो वो जा रहा है वो बाहर। अच्छा, जा भी रहा है, उसको काफी लोग चले भी गए हैं। अच्छा, बहुत सारे हम हमेशा बात करते हैं यहाँ पे हमारे सर्जन हैं, बहुत अच्छे लॉयर्स हैं, चाहे इंजीनियर हैं, तो आप उनको देखें वो आप बाहर के मुल्क जो है वो बहुत अच्छा अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और उनका नाम भी है बिल्कुल और उनकी वैल्यू भी है। लेकिन अब जब भी वो पाकिस्तान आते हैं तो वो बहुत कम टाइम के लिए, बस ठीक है आप आए, अपने होम टाउन में आए और थोड़ा सा अपने रिश्तेदारों से मिले, अपने दोस्तों से मिले, वेकेशन की हद तक और मिलने मिलाने की हद तक। वो हमारा एक दोस्त कहता था यार यहाँ पे थोड़े से नोट दो यूरोस के, और कहता आपको अच्छा खासा पैकेट भर के मिल जाता है करेंसी चेंज का। वो कहता 10 दिन आराम दिन, कहता वेकेशन एंजॉय करें, लोगों से मिलने चले, कहता फिर वापस चले जाए, कहता इसमें क्या है। तो अब वो देखें क्या कहते हैं ये आप अगर आप सोशल मीडिया पे देखें जो आपके जो फेसबुक पेजेस हैं इसके यूरोप के, ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के, आप कभी जाकर उस पर क्वेश्चन तो देखें, वहाँ पे हर दूसरा तीसरा बंदा ये पूछ रहा है कि जी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, 6-6 महीने का वेट है,
8-8 महीने का वेट है, मतलब अमेरिकन एम्बेसी में से 1 साल का वेट भी है, लेकिन लोग क्यों में लगे हुए हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि मैं पिछले दिन एक शादी में था, तो वहाँ में मुझे पता लगा कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा तालीमी अदारा है। उसके अंदर से उनके 70 टीचर्स, यानी कि जो उनके 70 एकेडमिशियंस हैं, वो छोड़ के जा चुके हैं। अच्छा। मतलब अगर आप ये देखेंगे, अगर तो एकेडमिक साइड का ये हाल होगा, तो जो बेचारे जो स्टूडेंट अभी ग्रेजुएट होंगे या जो वो हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं? वो क्या सोचेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, उस प्रॉब्लम को जो सोल्यूशन ढूंढना है, उसमें हमें चाहिए कि क्या कहते हैं, इसके ऊपर पॉलिसी हम बनाएं और उसको हम सोचें, वरना ये सिचुएशन और वर्ष होती जाएगी। अच्छा, फिर एजुकेशन, आप समझते हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, आप इससे सेटिस्फाई हैं? देखिए, एजुकेशन सिस्टम हमारा, मेरा ख्याल है कि इसकी कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में। जब एक स्टूडेंट स्कूल से आता है कॉलेज में, या कॉलेज से आता है यूनिवर्सिटी में, तो उसको ये आइडिया नहीं है कि उसने स्कूल के बाद जब कॉलेज जाना है उसने, तो कॉलेज में उसने कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। जैसे मैं पहले भी बात कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली आप देखेंगे हमारी क्या कहते हैं, मैं यूनिवर्सिटी में, मैं बहुत जिक्र यूनिवर्सिटी में होता हूँ, वहाँ पे एडमिशन वगैरह हो रहे हैं। तो अब एडमिशन वहाँ पे हुए हैं, लेकिन ये जो FSC की MBBS का एंट्री टेस्ट था, एंट्री टेस्ट नहीं हुआ था। हमने क्लासेस स्टार्ट करनी है 5 सितंबर को, लेकिन एंट्री टेस्ट हो रहा है 9 सितंबर को। फिर हमने उसकी डेट एक्सटेंड की, अब एंट्री टेस्ट हुआ 9 सितंबर को, उसके बाद अब हमने एडमिशन को थोड़ा सा हमने डिले किया, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता हो कि उन्हें अब यहाँ पे अप्लाई करना है। और जहाँ तक आपका अगला सवाल है ना एजुकेशन सिस्टम का, देखिए हमारा एजुकेशन सिस्टम, अगर मैं बात करूँ हायर एजुकेशन की, ये ठीक है, लेकिन इसको मजीद ठीक करने के लिए जो कहने का जो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हो सकती है, हमें उसको एड्रेस करना है। अभी रिसेंटली HEC ने हमें नई अपना स्कीम ऑफ स्टडी भेजी है। आप हैरान होंगे कि उसके अंदर उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी पढ़ाएंगे आप इन्हें, सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स को, यानी कि जो बच्चा हमें मैथ्स कॉम करके आएगा तो उसने कानून पाकिस्तान भी पढ़ा होगा। अब हमने उसको रिवाइज किया, वो टाइम टू टाइम रिवाइज भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको शायद मीडिया पे उस तरह से प्रोपेगेट नहीं कर पाते, क्योंकि जो हमारे सरकारी इदारे हैं, शायद हमें लगता है कि हम इसमें लैग करते हैं, जो हमारी ब्रांडिंग है या हमारी जो बाकी चीज़ें हैं, हम उसमें लैग करते हैं। लेकिन आप देखें अभी हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर 93% पे मेरिट क्लोज हुआ है कुछ डिपार्टमेंट्स का, और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने जब लिस्ट लगाई है, और वहाँ पे क्या कहते हैं, जो कंसर्न नंबर ऑफ सीट्स थी वो दूसरी लिस्ट में पूरी हो गई थी। तो सिर्फ थोड़ा सा अगर हम इसको क्या कहते हैं प्रमोट करेंगे, तो ये और अच्छा हो जाएगा। लेकिन देखिए ना मैडम, प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट इतना ज्यादा है, तो जो नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स है वो इतने ज्यादा है, जो जॉब मार्केट है वो इतनी आगे से क्या कहते हैं इंकरेजिंग नहीं है। एक टाइम था ना, लोग कहते थे कि जी अपना सपोज अगर 500 स्टूडेंट पास आउट हुआ है तो 800 जॉब है। अब प्रॉब्लम ये कि 800 स्टूडेंट पास आउट हो रहा है, जॉब हो गया शायद 300 होगी अगर हम इसका जो भी इसका स्टैटिस्टिक्स कर लें। तो प्रॉब्लम है कि हमें जॉब क्रिएट करनी है, या हमें उनके लिए जो बिजनेस मार्केट है वो क्रिएट करनी है। स्टूडेंट तो आपको पता हर साल इसमें बढ़ते ही रहना है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है चाहे वो कॉलेजेस है, ये बढ़ते ही रहेंगे, रश बढ़ता ही रहेगा। तो हमें उस पर हमें थोड़ा सा हमें फोकस करने की जरूरत है। सही होता है। मुझे आपसे जानते हैं हसन, मंशियात की रोकथाम के हवाले से बात कर लेते हैं कि उसके हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, पुलिस क्या रोल प्ले कर रही है? मंशियात हमारे माशरे में दीमक की तरह सरायत कर चुकी है। अब अगर हम करंटली देखें ना, तो मंशियात इस्तेमाल करना एक यूथ के लिए ऐसा समझने फख्र का बायस होता है, और एक शख्स जो नी ड्रग्स यूज करता, और वो जब एक सोसाइटी में बैठता है अपने दोस्तों में जो कि यूज करने वाले होते हैं, तो उसे लान तान किया जाता है, या तुम इतने खूबसूरत नौजवान हो, तुम्हारी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी और तुम स्मोकिंग नहीं करते, इसकी क्या वजह है? यानी आपको बताने का मकसद ये है कि इस तरह से उसे डिस्करेज किया जाता है, और इस तरह से उसकी पर्सनैलिटी को हूट किया जाता है कि दूसरा बंदा सोचता है यार मैं गलती कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। मंशियात का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो हमारे तालीमी इदारों में है। सबसे ज्यादा इस लानत का शिकार हमारी यूथ हो चुकी है। लेकिन ये है कि पिछले दिनों ही अभी एक गैंग, बहुत बड़ा गैंग गिरफ्तार हुआ है थाना कुतुबपुर की हदूद से। नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वो लोग मंशियात सप्लाई करते थे स्पेशली, जिसमें वो हॉस्टल्स में ही रहते थे। हॉस्टल्स के कुछ लड़कों के साथ उनका इंटरेक्शन था, इंटरेक्शन के साथ ही वो तमाम डिपार्टमेंट्स में वो सप्लाई करते थे। खैर बहुत बड़ी तादाद थी, कोई 1-1.5 मन के करीब थी, जिसमें क्रिस्टल्स भी थे, आइस भी थी, चर्स भी थी, अफीम भी, तमाम चीजें थी। तो अब पुलिस ने क्या इकदाम स्टार्ट किए हैं? पुलिस ने इकदाम ये स्टार्ट किए हैं कि काउंसलिंग करना स्टार्ट कर दी है, इसी के साथ ही इसका आगाज किया है। सेमिनार्स के साथ साथ वॉक्स और रैलीज जो हैं इनका इनेकाद किया जा रहा है। यानी अगर जुम्मे के खुतबे में जिस मस्जिद में जुम्मा अदा किया जा रहा होगा, उसका जो मुतलका SHO होगा थाने का, वो उसमें आकर खिताब करेगा।
और लोगों को बताएगा कि ये मंशियात कितनी बड़ी लानत है, आप खुद को किस तरह से बचा सकते हैं, अपने बच्चों को किस तरह से बचा सकते हैं। अच्छा, इस पर बात करते हैं हसन नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही थी हमारी मंशियात की रोकथाम के हवाले से। जी, तो बात वहीं से स्टार्ट करते हैं। जितनी भी मसाजिद हैं वहाँ पर SHO जाकर खुद खुतबे में लोगों को बताएगा कि आप अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं, आप अपने बच्चों को किस तरह से बचा सकते हैं, और आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को किस तरह से बचा सकते हैं। उसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये पहले लोगों में काफ़ी कम अवेयरनेस है इस मामले में। यानी पता तो है सब लोगों को, लेकिन इतना डिटेल्ड नहीं है पता लोगों को कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, और पुलिस को इत्तला किस तरह से करनी है। अगर पता चल जाए कि हमारे इर्द गिर्द में कोई बंदा अगर मंशियात बेच रहा है, मंशियात सप्लाई कर रहा है या उनका सहूलतकार है, तो उसको किस तरह से पुलिस प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होता है। अगर देखा जाए कभी भी कोई भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। यानी अगर बहुत सारे लोगों को इस तरह से भी हो सकता है पता हो कि मंशियात फरोशी कहाँ पर हो रही है, मंशियात फरोश कौन कौन है, उनके सहूलतकार कौन कौन है, लेकिन पुलिस के साथ कनेक्शन ना होने की वजह से या कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ कनेक्शन ना होने की वजह से बहुत सारे मामला बिगाड़ का शिकार हो जाते हैं। इसी के साथ ही ये तो मसाजिद की बात हो गई। स्पेशली जिस थाने की हदूद में यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल, मैट्रिकुलेशन लेवल के स्कूल जितने भी आते हैं, वहां पर सेमिनार्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, और जितने भी वहां पर स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्पेशली बताया जा रहा है, उन्हें गाइड किया जा रहा है, उन्हें अवेयरनेस दी जा रही है, ताकि जब तक स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही गुजारिश की है कि सबसे ज्यादा इस लानत का शिकार स्टूडेंट्स हैं, यूथ है हमारी, वो हमारी यूथ है 60%, 70%, जिन्होंने आगे बढ़कर हमारे मुल्क की भागदौड़ संभालनी है। लेकिन आप ये देखें कि अगर वो अभी ही इस ऐसे समझ लें बुराई का शिकार हो जाएंगे, जिन्हें अभी खुद ही नहीं पता होगा कि मैं अपने सेंसेस में हूं या नहीं हूं, चार दोस्तों के साथ बैठते हैं तो वो अपने आप को समझते हैं अगर मैं स्मोकिंग कर रहा हूं तो मेरी पर्सनैलिटी में इजाफा हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख रहा होता कि यार मैं अपने दोस्तों को तो खुश कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी आने वाली जिंदगी भी तबाह कर रहा हूं, और मैं अपने मेरे वालदैन के कितने ख्वाब होंगे, मैं उन तमाम ख्वाबों को भी तोड़ रहा हूं। तो ये तमाम जितनी भी चीजें हैं, ये बातें हैं, तो पुलिस का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने ये एक स्टेप लिया है कि वो सेमिनार्स कंडक्ट करवाएं, मसाजिद में ऐलानात तो नहीं है, ये बहरहाल ये है कि खुतबे में वो डिस्कशन करें, स्कूल में नहीं, अवेयरनेस कैंपेन जो है वो काफी ज्यादा जरूरी होती है, और ये मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी कैंपेन है जो पुलिस की जानिब से की जा रही है। ठीक हो गया। अच्छा, जिस तरह अभी हम स्टूडेंट्स के हवाले से करियर काउंसलिंग के हवाले से बात कर रहे थे, क्योंकि वो कितनी ज़रूरी है, स्पेशली हम जिस तरह पहले बात कर रहे थे कि बच्चों को जैसे मैट्रिक करते हैं उसके बाद उनको आइडिया नहीं होता कि उन्होंने एक्चुअली करना क्या है। फिर हमारे यहाँ ज़्यादातर जो देखा जाता है वो ये था कि नंबरों के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, प्रेशर होता है कि आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए। लेकिन हम दूसरी तरफ देखें तो हमारे बच्चों में उस तरह का कॉन्फिडेंस और उस तरह का जो एक कहते हैं ना कि आपकी पर्सनालिटी के हवाले से ग्रूमिंग, वो नजर नहीं आती। चाहे अब हम देख रहे हैं जितने भी हमारी यूथ है वो चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे भी पढ़ के आ रही है, लेकिन उनमें इन चीज़ों की कमी है। बिल्कुल ऐसी है। अभी जैसे आपने देखा एंटी का रिजल्ट आया, उससे पहले FSC का रिजल्ट आया, आप नंबर देखें इनके 1100 में से 1080, 1090, और लगता है बंदों को ऐसा लगता है कि यार ये तो मतलब बिल्कुल कंप्लीट पैकेज होगा। मतलब एकेडमिकली भी बहुत साउंड है, मतलब इसको क्या कहते हैं, नॉलेज भी बहुत अच्छा होगा, सब कुछ ठीक है। हमारे यहाँ ज्यादा अप्रिशिएट भी किया जाता है ना बहुत अच्छे मार्क्स लेके, लेकिन द मोमेंट आप उसको थोड़ा सा आप उसको प्रॉप करें, आप उससे बात करें, थोड़ा सा आप उसको राइट लेफ्ट उसको डॉज करें, या से आपको जनरल नॉलेज की बात करें, या इवन आप उससे ये करंट अफेयर से बात कर लें, वो जीरो होगा। हाँ, उसको ये तो पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सब में क्या है, इससे बाहर की चीज़ों को शायद उसको उतना ना पता हो। और जहाँ तक मैडम बात है ना कैरियर काउंसलिंग की, ये तो देखिए ये कैरियर काउंसलिंग घर में भी होनी चाहिए, आपके इंस्टीट्यूट्स में भी होनी चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि कैरियर काउंसलिंग हमारे घरों में भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि जी मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, ये मेरे अब्बू की ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं इंजीनियर बन जाऊँ। अब बंदों से ये बात का पूछे कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे का इंटरेस्ट उस चीज़ में ही हो। अब आप देखें उस प्रेशर के अंदर, उस पीयर प्रेशर के अंदर, वो कोई एक आगे बताता है जी वो मेरे ताया जी की बेटी थी वो भी डॉक्टर बन गई थी तो मेरे पे तो बड़ा प्रेशर है, वो जी मेरी फूफो की बेटी बन गई थी तो हमारे पे बड़ा प्रेशर है। आप जब बच्चों को प्रेशराइज करेंगे तो उस प्रेशर के अंदर वो रटा तो लगाएगा, नंबर तो वो लेगा, लेकिन हो सकता है वो डॉक्टर बन भी जाए लेकिन उस तरह से एक्सेल ना कर सके।
तो एक्सेल करने के लिए ज़रूरी है कि जिस चीज़ में वो उसका इंटरेस्ट है या जिस चीज़ में वो शौक रखता है आप उसको वो करने दें। लेकिन जब आप पेरेंट्स से वाली बात करें तो वो कहते हैं जी इन बच्चों को क्या पता। अच्छा, मीडिया से आगे बात करें ना, तो मीडिया में आगे जैसा स्पेशली पेरेंट्स का, तो पेरेंट्स का डिफरेंट माइंड होता है जी जी। मीडिया को लेके कि यार ये क्या, मीडिया को लेके आपने क्या करना है, या आपका कुछ भी इसमें है ही नहीं है, फ्यूचर ही नहीं है। मतलब आप हम लोगों का स्पेशली इधर जनूबी पंजाब में, साउथ में तो ये बहुत चीजें जो है वो मैटर करती हैं। देखें क्या कहते हैं, कुछ सोसाइटी के ना एम्बियंस का भी थोड़ा सा आपको ना फर्क है, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया हम बहुत सारी चीज़ों को हम प्रमोट नहीं कर पाए। हाँ। अब आप ये देखें कि जैसे हमारे ही डिपार्टमेंट से कुछ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई पोजीशंस पे गए हैं, और अब हम बल्कि हमारा डिपार्टमेंट, हम अगर हमारी फैकल्टी की मीटिंग थी, हम इस बात को डिस्कस भी कर रहे थे कि सर जितने हमारे हाई अचीवर्स हैं हमें उनकी ना एक वॉल ऑफ फेम बनानी चाहिए हम, ताकि जब हमारे यहाँ पे लोग आए, मेहमान आए, पेरेंट्स आए, वो देखें यहाँ पे कि मतलब इस डिपार्टमेंट से फारूकुल तहसील लोग जो हैं वो मतलब किन ओहदों पे गए हैं या किन किन ओहदों से वो रिटायर भी हो चुके हैं। तो ये हमारी डिस्कशन चल रही है। तो अनकरीब हम जब अपना वो वॉल ऑफ फेम बनाएंगे तो उसकी इनॉग्रेशन हम एक अच्छी सी हम उसकी तकरीब करेंगे, आपको भी हम उसमें मदऊ करेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि कुछ आप देखेंगे मीडिया का इन जनरल जो उसका जो एक पोस्चर है ना मार्केट में, वो कोई इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। अब आम किसी बंदे से भी मिलेगा ना वो डरेगा उसके अंदर जो देखेंगे, क्योंकि ये हर बंदे ने जो यूट्यूब चैनल बना लिया, उसका एक माइक बनाया, और जाके जनाब वो जब जबरदस्ती जाके किसी कांस्टेबल को, किसी क्या कहते हैं जो रोड पे बंदा खड़ा है उसको जाके वो तंग करेगा, तो उसका एक इमेज उसका थोड़ा सा गलत है। इसकी वजह से पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं ये क्या कहते हैं ये फील्ड इतना अच्छा नहीं है। लेकिन जब आप इसको इन डेप्थ देखते हैं, जब आप इसकी स्पेशलाइजेशन देखते हैं, अब आप देखें जैसे एडवर्टाइजिंग है, पब्लिक रिलेशंस है, उसके अलावा आपकी ये ब्रांड डिपार्टमेंट्स की जॉब्स हैं, उसके अलावा आप ये देखें क्या कहते हैं आपका ये टीवी है, अखबार है, उसके अलावा मैगजीन्स हैं, एक नंबर ऑफ फील्ड्स हैं जब जिसमें बच्चे जाते हैं, जिसमें वो आप जैसे कॉलम लोग लिखते हैं वो बहुत अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि उन सारी अच्छाइयों को एक इस तरह की वीडियो वायरल होती है जिसके अंदर कोई यूट्यूबर है, किसी को थप्पड़ पड़ जाता है, कोई इस तरह का फजूल मजाक कर देता है। बहुत सारी इस पे मीम्स भी बनी हुई है। अच्छा, बहुत सारे, मैं एक सीरियस नोट पे जो है मुझे उनका नाम भूल गया, उन्होंने बड़ा अच्छा उन्होंने कोट किया कि आप अपने बच्चे को कुछ भी बना ले बट एक यूट्यूबर मत बनाए। मतलब इतना एक यूट्यूब के हवाले से, या हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया का जिस तरह जो है हमारे ऊपर असरअंदाज हो रहा है, जिस तरह से हम लोग देखिए ना यूट्यूब कोशिश होती है, इसीलिए है ना कि अब हमने ये भी देखा है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी सक्सेस स्टोरीज भी हैं यूट्यूब पे। बिल्कुल ऐसे हमने देखा है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब पे वीडियोस की हैं, उसके बाद उन्होंने फुटेज ली है। कुछ लोग हैं कि मतलब आज से कह लें 6 माह पहले या साल पहले वो कुछ नहीं थे। ये मैं क्या कहते हैं पॉलिटिकल उसमें बात नहीं कर रहा, आम भी जो मतलब कह लें कि जो एंटरटेनमेंट वाले जो यूट्यूब के चैनल्स हैं, जो लोग कहते हैं कि यार कल तक तो मोटरसाइकिल पे फिरता था, आज इसने लेक्चर ले ली। अब वो वाला आप पे देखिए वो प्रेशर भी है। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ ये सिर्फ अर्निंग है, डॉलर्स आ रहे हैं तो बस ठीक है, हम कंटेंट पे फोकस नहीं कर पा रहे। बल्कि मैं तो कल हम अपनी क्लास में भी बात कर रहे थे, मैंने कहा था यार कंटेंट जितना आपका अच्छा होगा, मार्केट ओरिएंटेड होगा, टाइम लगेगा आपको एक्सेल करने में, लेकिन एट टाइम वो फिर आपकी जो मार्केट होगी ना वो ग्रो करेगी। अच्छा, कंटेंट भी तो लोग अच्छा कंटेंट के हवाले से भी बात करें, हम चाहते तो है अच्छा कंटेंट भी, लेकिन हम लोग देखना भी नहीं चाह रहे होते। जो अच्छी और काम की चीज होगी ना, हम उसको फौरन से बस हमें कुछ सेकंड्स हम सुनेंगे, और अगर हमारे मतलब की हमें वो चीज नहीं लगेगी तो हम बिल्कुल ऐसी है। लेकिन फिर भी मैं तो ये समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म अगर जब तक हम कंटेंट पे फोकस नहीं करेंगे, जैसे भी अब थोड़ी देर पहले आप ये मंशियात की भी जब बात कर रहे थे कि अब देखें ना, हमने ये नहीं सोचा कि मंशियात फैल कैसे गया। हमने आप पिछले 10 साल के डाटा का रिसर्च आउट करें, आप उसके एनालिटिक्स देखें, आप उसमें देखें कि जिस तरह से हमने ड्रग्स की मीम्स को मजाक में लिया, जिस तरह से वो क्या कहते हैं कि मतलब बच्चा, मैं एक मीम देखा था वो हाई हो गया, वो पानी को कैंची से काट रहा है, तो लोग उस पर हंस रहे हैं कि ना वो इतना जोन आउट हो गया बंदा को, उसको पता ही नहीं कि पानी नहीं कटता। तो हमने जब देखे ना इसके अंदर, क्योंकि हमने कंटेंट पे फोकस नहीं किया था, अगर हम फोकस्ड होते तो हमें थोड़ा सा पता होता है कि हमने किस तरह से इसको करना है। तो यही मसला यूट्यूब के अंदर, अपना यूट्यूब कंटेंट के अंदर या सोशल मीडिया कंटेंट में भी है कि हम कंटेंट को, जो जिस कंटेंट की आप तरफ निशानदेही कर रही हैं, अगर हम उसको शुरू में ही रोक लेते, या क्या कहते हैं एट स्टार्ट ही हमारी कोई ऐसी पॉलिसीज होती हैं, तो शायद वो इतना ज़्यादा सराहत ना करता। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मजीद भी आपसे जानते हैं, जिस तरह अभी हम हसन आप प्रोग्राम्स वगैरह भी करते रहते हैं, अभी हम देख रहे हैं कत्ल के हवाले से भी जो है वो काफ़ी हम देख रहे हैं कि कत्ल के मुकदमात भी हैं, उसी तरीके से क्राइम है, डकैती है, चोरी है, बहुत सारी चीज़ें अब एट अ टाइम चल रही हैं। उस हवाले से बताइएगा कि आजकल आप क्या चीज़ें ज़्यादा देख रहे हैं? देखिए, मुआशरे में ना मीडिया इंडस्ट्री में आने से पहले सुनते थे कि बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जो सिर्फ हम टीवी ड्रामास की हद तक देखते हैं,
हम नॉवेल्स की हद तक पढ़ते हैं, अफसाने पढ़ते हैं, फिल्म्स में देखते हैं, सिर्फ वो हमें ये होता था कि वो तमाम चीज़ें सिर्फ एक किस्से कहानियों की हद तक हैं। लेकिन अब आने के बाद और स्पेशली ये जब से प्रोग्राम करना स्टार्ट किया, उसमें आकर पता चलता है कि नहीं, वाकई हमारे इसी मुआशरे में रहते हुए ऐसे दरिंदा सिर्फ लोग भी हैं जो अपने खूनी रिश्तों को भी मौत के घाट उतार देते हैं। अगर मैं आपको बड़ी एक बहुत सारी वैसे तो स्टोरीज होती हैं, हर स्टोरी जो है उसका डिफरेंट एंगल होता है, हर चीज का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, उसके पीछे वजूहात भी बहुत सारी होती है, हर कत्ल के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। और मैं हमेशा एक बात करता हूँ, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो उसके पीछे बहुत सारे मुहरिकात होते हैं। अच्छा, आपसे एक स्टोरी भी डिस्कस करेंगे, लेकिन नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। स्टोरी के हवाले से बात कर मैं आपको बता रहा था, अदम बर्दाश्त हमारे मुआशरे में किस तरह से सरायत कर चुकी है। हम बहुत सारी चीजें पहले देखते थे, सुनते थे, लेकिन मैं आपको अगर अभी रिसेंटली, वैसे तो बहुत सारे वाकयात हैं, अगर मैं आपको मेरा जिससे कलेजा फट गया था, मैं आपको वो स्टोरी सुनाता हूँ। ये थाना गुलगश्त की हदूद का वाकया है। दो दोस्त थे, आपस में लंबी आपको दास्तान है, कट द स्टोरी शॉर्ट में आपको क्रक्स बताता हूँ मैं आपको। वो पिछले 8-9 साल से उनकी दोस्ती थी, और एक दोस्त जो था वो काफ़ी अमीर था, दूसरा दोस्त वो थोड़ा सा उससे कंपैरेटिवली थोड़ा सा गरीब था। गरीब जो दोस्त था वो पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, मुल्तान की एक बड़ी मशहूर व मारूफ यूनिवर्सिटी है प्राइवेट, उसमें वो पढ़ता था। कहते हैं कि मैं, जो मेरा अमीर दोस्त है, उसके पास रीवो डाला था। तो कहते हैं मैं एक आध मरतबा उसके साथ यूनिवर्सिटी गया, तो यूनिवर्सिटी में ना मैंने देखा, मैंने ये फील किया कि जब मैं यूनिवर्सिटी गया हूँ तो सिर्फ एक गाड़ी की वजह से बड़ी टोर टार बनी है, लोग बड़े अट्रैक्ट हुए हैं। स्पेशली इसमें अगर मैं आपको बता दूं, फीमेल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई हैं। तो कहते हैं मैंने सोचा कि यार मैं तो गरीब सा बंदा हूँ, मेरे अब्बू दिहाड़ीदार मजदूर हैं, मुझे वो पढ़ाने के लिए उन्होंने भेजा हुआ है, तो क्यों ना बेहतर ये है कि मैं ना किसी तरीके इससे डाला ले लूँ। कहते हैं मैंने 1-2 मरतबा उससे मांगने की कोशिश की, लेकिन मुझे उसने ना डाला ना दिया। तो बेहतर मैंने ये सोचा कि मैं एक पिस्टल लूँ उधार पर पिस्टल लेके और मर्डर कर दूं उसका। कहते ये मैंने जस्ट सोचा। कहते मैंने उससे सोचा, मुकम्मल उसे ट्रैप करने के लिए मैंने उसके साथ एक पूरी कहानी रचाई। मैंने उसे कहा कि यार कुछ लड़कियां हैं, वो आपसे मिलना चाहती हैं, आपके पैसे से बड़ी मुतासिर हैं, तो हम मिलेंगे, हम गपशप करेंगे, आपकी गाड़ी पर जाएंगे, इंजॉय करेंगे। वो उसे पूरी एक फैंटेसी क्रिएट की। फैंटेसी क्रिएट करने के बाद ना, थाना गुलगश्त मुल्तान की मैं आपको बात बता रहा हूँ, कहते एक अंडर डेवलप हाउसिंग सोसाइटी थी, वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, फ्रंट सीट जो थी वो खाली छोड़ी हुई थी हमने, कि हम जिसको मिलने जा रहे हैं उसे गाड़ी में बिठाएंगे, और कहते मैं पीछे बैठा हुआ था, चैम्बर लगा हुआ था, गन लोड थी। कहते जैसे ही हाउसिंग सोसाइटी में हम एंटर हुए तो वो आगे बैठा हुआ था, मैंने ना उसके सर पे रख के मैंने फायर कर दिया। मैंने जैसे ही फायर किया, कहते वो मौके पर डेथ हो गई उसकी। डेथ जैसे ही हुई, वो फौरन गाड़ी के अंदर से ही आगे सीट पर आया, उसने दरवाजा खोला, उसे बाहर फेंका और गाड़ी वो ड्राइव करने लग गया। अब इसी ही टाइम में ना गाड़ी जो थी मेन रोड से वो नीचे एक कच्चे प्लॉट में उतर गई जो 6-7 फुट नीचे था। तो कहता है कि मैंने बड़ी ट्राई की आगे से निकालने की, पीछे से निकालने, लेकिन गाड़ी ना निकली, स्ट्रक हो गई गाड़ी वहीं। जैसे ही स्ट्रक हुई, कहते हैं मैंने ये बेहतर फील किया, कि मुलजिम बता रहा था, मैंने बेहतर फील किया कि मैं यहाँ से फरार हो जाऊं। खैर वहां से वो फरार हो गया। 1-5 हुई, पुलिस वहां पर पहुंची, PFSA की टीमें पहुंची, सब कुछ करने के बाद लाश को तहवील में लिया गया। अब कोई किसी किस्म का कोई पता ही ना हो, न शनाख्ती कार्ड हो, कुछ भी ना हो। वो पर्स भी जो गाड़ी में था वो भी साथ ले गया वो उस लड़के का। किसी को कोई ब्लाइंड मर्डर था कुछ भी। खैर तफ्तीश का आगाज हुआ, करते कराते पुलिस ने चैट्स जो होती हैं ना हमारी व्हाट्सएप की, जब भी वो दोस्त उसे फोन करता था तो वो व्हाट्सएप पर फोन करता था, नंबर पर फोन नहीं करता था कि लोकेट ना हो जाए। यानी वो पिछले 3-4 माह से मुसलसल प्लानिंग कर रहा था कि मैंने इसका मर्डर किस तरह से करना है और इससे गाड़ी किस तरह से लेनी है। खैर वो करते कराते चैट से वो उन्होंने थोड़ा सा डाटा निकाला। वो 3-4 लोग उन्होंने स्क्रीन आउट किए। स्क्रीन आउट करने के बाद 1-2 लोगों को जब तफ्तीश की, इसके पास जब पहुंचे तो उसने कहा हाँ मैंने मर्डर किया। मर्डर क्यों किया है? मैंने मर्डर इसलिए किया कि मैं इसकी गाड़ी पर मेरी नजर थी और मैं जब यूनिवर्सिटी में जाता था स्पेशली ऑपोजिट जेंडर को इम्प्रेस करने के लिए मैंने इससे गाड़ी ली है, और गाड़ी लेने के बाद वहां से अनफॉर्चुनेट ये हुआ मैं गाड़ी निकाल ना सका, तो इसलिए मर्डर भी हो गया और वो पकड़ा गया। आप यकीन करें इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी का वो लड़का था, पढ़ा लिखा,
BBA वो कर रहा था, 8th सेमेस्टर का स्टूडेंट था वो, और रो रहा था, आंसू बहा के रो रहा था वो। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार आप पढ़े लिखे हैं, पढ़ा लिखा बंदा जो है वो इस तरह के काम नहीं करता। अनपढ़ बंदा काम करे तो समझ भी आती है कि यार उसका जहन नहीं काम करता, उसको शऊर नहीं है किसी चीज का। तो वो कहता है कि मुझे पता ही नहीं चला, मैं माउफ हो गया था बिल्कुल। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है ना कि आप हमारे माशरे में अब जिस तरीके से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है दिखावे की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं हम लोगों का, तो जितना आप शो ऑफ करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं जो आपके साथ जुड़े हुए होते हैं, या जो इतने साहिब इस्तात नहीं होते, तो वो आपकी उस चक्कर में जो है वो कहीं ना कहीं आपके साथ हसद या फिर दुश्मनी, ये इस तरह की चीजें जो हैं वो आपके साथ ऑटोमेटिकली जो है, मेन इंपॉर्टेंट जो बहुत कम लोग होते हैं जो आपके साथ आप ये देखें कि उनका पिछले 8-9 सालों से ताल्लुक था, सिर्फ दोस्त नहीं थे, हमसाए भी थे, और उनका आपस में घरों में आना जाना था, ब्लाइंड ट्रस्ट था एक दूसरे पर कि यार ये तो इस तरह से कुछ खुशी गमी में उठना बैठना ये वो, तो वो तमाम तरीके। खैर बहरहाल इन शॉर्ट ये कि ये मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में भी ये बात करता हूँ कि ये तमाम स्टोरीज, ये तमाम केसेस आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि कानून से बालातर कोई नहीं है। कानून जब भी अपनी गिरफ्त मजबूत करता है तो वो तमाम लोग उसमें, चाहे वो बड़ा है छोटा है, जो मर्जी है, वो जरूर शिकंजे में आता है। सिर्फ लोग ये ना समझें कि क्राइम किस तरह से किया जाता है, क्राइम की सरकूबी के लिए भी जो डिपार्टमेंट है वो भी हमेशा मुतहरिक रहते हैं। और कोई शख्स सिर्फ ये समझे कि मैं अगर क्राइम करके और पुलिस के हाथों से या मुआशरे में बच निकलूंगा तो ये हरगिज उसकी सिर्फ खाम ख्याली है, क्योंकि बहुत जल्द टूट जाती है। हसन, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे। आपका भी बहुत शुक्रिया सर। कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूवर्स को? मैं व्यूवर्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि दुआ करें मुल्क के लिए, अपने लिए, कि मामला स्टेबल हो और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं, और पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचें, और अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। चीज़ें इंशाल्लाह ज़रूर ठीक होंगी इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी माहिर अरसलान, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो है जी एडवोकेट जाहिद चौधरी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक्स वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, एक तो हम आज अरसलान साहब से बात करेंगे इनकी सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से, और सेकेंडली चाइल्ड लेबर के हवाले से बात करेंगे, और इसके साथ ही सर से हम बात करेंगे जिस तरह महंगाई है इस टाइम, बेरोज़गारी है, बहुत सारे हमारे ऐसे मसाइल हैं, पाकिस्तान की जो मईशत का इस टाइम हाल है उसमें किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है। अदल व इंसाफ के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह उसको कायम किया जा सकता है, उसको बेहतर किया जा सकता है, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो आपकी सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से जान लेते हैं कि आपके क्या क्या काम हैं जो आप इस टाइम कर रहे हैं। मेन चीज़ है, अपने लिए तो हर बंदा जीता है, किसी के लिए जीना ये बहुत बड़ी बात होती है। देखें कि चाइल्ड लेबर है, आप देखें ब्रिक्स कंपनी है, उनके ऊपर आप विजिट करें, देखें कि कोई उनका हाल नहीं है, उनसे कोई मतलब ना उनके पानी का सिस्टम है, ना एजुकेशन है, ना अपना गायनी का कोई निज़ाम नहीं है, कोई उनके सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं है। ये सिस्टम करना चाहिए। उनकी फलाह बहबूद के लिए कोई काम नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। नहीं तो आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं? आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? मैं तो इंसानियत पे कर रहे हैं। देखें, मेन चीज़ है, आप देखा जाए जैसे मतलब एक बच्चा पैदा होता है भट्ठे के ऊपर ही, ठीक है, उसके ना कोई गायनी का सिस्टम है, वो भट्ठे पे ही पैदा होगा, भट्ठे पे ही उसने उसके आबाओ अजदाद से वो मतलब चला आ रहा है, उसमें मतलब सिस्टम इसी तरह आ रहा है। और आप एजुकेशन पे आ जाएं, आप मट्टी उठा रहे हैं, सारा कुछ करा रहे हैं, उनके वालिदैन भी साथ हैं, भट्ठा लेबर ने उनको वो जो मतलब किया हुआ है, क्या अपना हाईजैक किया हुआ है, वो कहीं ना बच्चों को पढ़ा सक रहे हैं ना कुछ कर सक रहे हैं। तो जिस तरह अभी हम बात करें कि जिस तरह लोग यहाँ पर महंगाई की वजह से परेशान है, जाहिर सी बात है एजुकेशन को लेके उतने ही घर वाले अब, क्योंकि हमारी एजुकेशन भी महंगी है, इलाज भी महंगा है, तो ये ओवरऑल तमाम चीज़ें जो हैं वो लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। अच्छा सर, आपसे जानते हैं सर, जिस तरह मुल्क की मईशत पर बात कर लेते हैं, इस टाइम जो सूरत हाल चल रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मुल्क की मैशत जैसे आप सब दोस्त जानते हैं कि बहुत बहरान का शिकार है, कि उसकी में सबसे बड़ी बात यह है कि सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है।
जैसे अभी ये एजुकेशन से हम सिर्फ इसे समझते हैं कि सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन में स्किल हासिल करना भी एजुकेशन के ज़ुमरे में आता है। तो हमारे यहाँ ये है कि इंस्टीट्यूट्स नहीं है जहाँ पर स्किल सिखाई जाए, और ना ही इस पे गवर्नमेंट कोई तवज्जो दे रही है। और जो लोग कुछ जो हमारे फॉर्मल एजुकेशन हैं जो चले आ रहे हैं उसमें जदीदियत उसमें नहीं है, मॉडर्निज्म नहीं है, और वो जो पढ़ के फिर बाहर जाते हैं तो अब उनके लिए भी जाना यह है कि गवर्नमेंट कोई उनको भी कोई चैनलाइज नहीं कर रही, कि जिससे ये है कि वो बाहर जाकर भी अगर कोई स्किल्स हासिल करें, अगर वो फिर मुल्क में आएँ, वापस आएँ। तो हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि बेरोज़गारी ज़्यादा है और लो इनकम्स हैं, और जिसकी वजह से हमें ये जो चीज़ें महंगी लगती हैं। एक्चुअली दुनिया में जो रेशोज़ है इन रेट्स की वो ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा महसूस होता है कि हम लो इनकम्स पे चले गए हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से हमें जो है ना वो हमारा माशरा जो है माशी बुरान का शिकार हो चुका है। अच्छा, आप क्या समझते हैं? जाहिर बात है हम मसाइलों को तो डिस्कस करें, मसाइल आपके बहुत सारे हैं, बहुत सारी तमाम चीज़ों पे, लेकिन जाहिर सी बात है हमने सॉल्यूशंस की तरफ भी जाना है कि आखिर इन मसलों का कोई तो हल होगा, कहीं ना कहीं तो रिलीफ होगा। अभी आप क्या समझते हैं मुल्क की जो मईशत है उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है? हमारे जो नौजवान हैं, स्पेशली अगर हम बात करें इस टाइम जैसे बाहर जा रहे हैं, बहुत सारे नौजवान यहाँ पे बेरोजगार हैं, कोई सिलसिला जुड़ना चाहिए, कोई पॉलिसी बननी चाहिए, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं कि किस तरह बेहतर किया जा सकता है? देखिए, उसके लिए सबसे पहले है कि हमें अपनी पॉलिसियों को मेंटेन करना चाहिए, कि वो हमारी जो पॉलिसी हैं वो शख्सी पॉलिसियां बनती हैं। कोई एक शख्स आता है वो अपनी पॉलिसी बनाता है शॉर्ट टर्म्स, वो अपना तजर्बा करके चला जाता है, उसके बाद कोई दूसरा आता है, जैसे ये हमारी पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम है और कोई पॉलिसी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट पॉलिसी नहीं बना कर दे रहा। हमारे यहाँ फर्द पॉलिसी बनाता है और वो अपने मफाद को देखते हुए बना लेता है, उसका पीछे कोई उसकी बैक पे कोई स्टडी नहीं होती। तो जब तक हम अपनी पॉलिसीज़ को, और ख़ास तौर पे लॉन्ग टर्म पॉलिसी और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ में हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें और उन स्टूडेंट्स को वो स्किल वाली एजुकेशन दें, और फिर रोज़गार के सोर्स जो है उनको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें, और उससे ये होगा कि हम अपना माशियत अदम इस्तेहकाम पर काबू पा सकते हैं। उसके लिए हमें अपने जो बहुत सारे शोबे हैं, अब अगर बात करें तो स्टूडेंट्स के हवाले से भी करें तो स्टूडेंट्स को जो है ना हम एजुकेशन जो है वो फॉर्मल एजुकेशन देते हैं, हम उनको स्किल्स वाली एजुकेशन देते हैं। अगर हमारे जो इंजीनियर्स हैं, अब सबसे ज़्यादा ये देखें कि जो आज खुद भी अपनी मेहनत से भी इंजीनियरिंग लाइंस में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ आगे सोर्स नहीं होता जहाँ पर वो आकर अपनी उस एजुकेशन को कोई प्रैक्टिकली यूज़ कर सकें। तो जब पाकिस्तान में ऐसा कोई है नहीं, तो इसलिए फिर वो लोग जो हैं मजबूरन मुल्क छोड़कर और भारी रकम, अच्छा जाते भी हैं तो वो बेचारे इलीगल सोर्सेज और वो लोगों के हाथों लुट जाते हैं। उसके लिए भी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप्स का बंदोबस्त करें, तो उनके लिए ऐसा सिस्टम हो कि ज़्यादा इजीली वो बाहर जा सकते हो। बाहर जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर जाना कोई मुल्क को नुकसान ऐसा नहीं देता। हाँ, बिल्कुल, लेकिन वो आप देखें हमारी जो जीडीपी में सबसे ज़्यादा है वो परसेंटेज है डॉलर्स की जो मुल्क में आते हैं, जो ज़र मुबादला, वो है जो हमारे फॉरेन में जो बच्चे गए हैं, जो लोग गए हैं, जो अपने पीछे फैमिलीज़ को पुल ऑन करने के लिए वहाँ पर से अपने पैसे भेजते हैं। अब गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया, हुंडीज़ के बजाय उन्होंने कहा कि बैंक के जरिए आए ताकि हुकूमत को वो डॉलर्स मिले, वो पैसे आए। लेकिन ये है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो पाकिस्तान में जो रेशो ऑफ आबादी है उसमें नौजवान की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो हमें इसे भी एक प्रोडक्ट की तरह हमें इस पर भी एक सोच अप्लाई करनी चाहिए कि हम इनको किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करें, और ताकि ये अगर फॉरेन में भी जाएं तो वहाँ पर वो अपने प्रॉपर शोबे में जाएं और गवर्नमेंट कंसल्टेंसी से जाएं, उनकी हेल्प करें, उन अदारों से रब्ता करें, उन मुल्कों के साथ इस लेवल पे काम करें कि वहाँ पर जाकर वो अगर एजुकेट इम्प्रूव करते हैं या अपना अर्निंग करते हैं तो वो मुल्क के ज़र मुबादला में इजाफा करें। और फिर अगर यहाँ इतने सोर्स डेवलप करेंगे, जैसे हमने कहा है कि अब हम चाइना के साथ सीपैक कॉरिडोर बना रहे हैं, क्या एक सड़क बना देने से तो वो मकासद हासिल नहीं होंगे जब तक हम इस जो कॉरिडोर है उसके साथ साथ इंडस्ट्री जोन नहीं डेवलप करते। इंडस्ट्रीज कितनी तेजी से हमारी यहाँ पर बंद हो गई और अभी भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं,
जैसे हमारे देखें बिजली के बिलों में अब देख लें कितना इजाफा है, टैक्सेस में इजाफा कर दिया गया है, पर एक आम बंदे के लिए सर्वाइव करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया। जी, उसकी वजह ये है कि जो बेस है ना तवानाई का, वो पेट्रोल है, हाँ। बिजली है, ये सोर्स हैं, ऑयल एंड गैस वगैरह, ये सोर्स हैं आपकी इंडस्ट्री को जो है रन करने के लिए। हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ ड्रिलिंग्स नहीं की जाती और वो सिस्टम नहीं है। हम कमीशन के तौर पर काम कर हमारे यहाँ डेवलप हो गया है कि हम फलां मुल्क से तेल लेंगे, फलां मुल्क से लेंगे, हम अपनी ड्रिलिंग्स पे तवज्जो नहीं दे रहे। हमारे माइंस बहुत ज़्यादा हैं, बलूचिस्तान में हैं, हमारे जनाब और कंट्री के बहुत सारे हिस्सों में ज़रखेज़ वहाँ पर है, लेकिन हम जो है वहाँ पर अपनी ड्रिलिंग्स पे तवज्जो देने के बजाय हम वो कमीशन एजेंट्स के तौर पर कि उससे तेल लेंगे इतने डॉलर इतना कमीशन, हम इस पॉलिसीज़ पे चले गए हैं, जिससे हमारी इंडस्ट्री तबाह हो गई। और आसान सोर्स ये हो गया कि हमें इंपोर्ट कर लेते हैं बजाय कि हम उसको मैन्युफैक्चरिंग करें। यहाँ पर बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, जिस वजह से एक ताजर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के बजाय वो इंपोर्ट पे तवज्जो इंपोर्ट की तरफ होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग पे गएंगे तो हमारी एक तो जो है सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयज मिलेगी और हमारे जो लोग हैं ट्रेनिंग्स हासिल करेंगे, स्किलफुल होंगे, और हमारा जो अच्छी तालीम वाला जो इंजीनियर होगा वो स्किलफुल होगा और वो जदीद मशीनरीज पे और बड़े लेवल पे काम करेगा, तो यकीनन हमारा मुल्क तरक्की तभी कर सकता है। तो अगर हम सिर्फ एक्सपोर्ट पे काम करें, इंपोर्ट पे काम करें, कभी इंपोर्ट करते जाएं और कमीशन करते जाएं, तो फिर तो ये बहरान जो है वो इसीलिए शिकार हुआ है कि अब हम हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं और हम कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे। हम अपनी जरूरत की जिंदगी की जो आम चीजें हैं उसको भी अब इंपोर्ट, एक पेन से लेकर एक जो छोटी सी गिलास है, एनक है, तो हम कोई चीज भी ऐसी नहीं है कि जो अब हमें जो खुद बनाने लगे। हमारे पास सब कुछ है, सोर्स है, हमारे पास स्किलफुल लोग हैं, ये पहले बनती थी चीजें, अब क्यों ज्यादा इसीलिए कि हमें डॉलर का तभी बहरान हुआ कि हमें हर चीज बहुत डॉलर से लेनी है। तो जब या तो फिर बार्टर सिस्टम करें इन मुल्कों के साथ, आप चाइना के साथ है, रशिया के साथ है, ईरान के साथ है, या आपके नेबर्स कंट्री हैं जो आपके खित्ते के अंदर हैं, तो आप इनके साथ बार्टर सिस्टम करें, आप अपनी कुछ इंडस्ट्रीज को तरक्की दें, जैसे आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आपकी खेलों की जाना इंडस्ट्रीज है, आपके फल हैं, आपकी अजनास हैं, आप उसका एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, तो इस पे आप इनके साथ बार्टर सिस्टम से करें और इनको दें और इनसे जाना ये चीज़ें ले सकते हैं। असल में हमारी पॉलिसीज जो हैं लोकल लेवल्स पे और इंटरनेशनल लेवल पे वो मुल्क के लिए नहीं रही, अब जाती मफाद के लिए। जब हम जाती मफाद की तरफ आएंगे तो हम इस पे तवज्जो नहीं देंगे, और इसी वजह से ये जो क्राइसिस की जो इब्तिदा हम हो गई है, डार्कनेस जो आ गई है, अब ये मजीद बढ़ती जाएगी अगर हमने फौरी तौर पर अभी भी हमने इस पर तवज्जो नहीं दी। इससे लॉ एंड ऑर्डर के बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए हैं माशरे के अंदर। मैं बहसीत एडवोकेट जो है महसूस कर रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों से हमारे यहाँ क्राइम रेशो बहुत बढ़ गई है, और जो भी नौजवान, और ये क्राइम में ज़्यादातर नौजवान 20 से 25 साल तक के 30 साल की उम्र के नौजवान इसमें जो हैं, और इसमें कुछ लोग एजुकेटेड हैं, ग्रेजुएशंस हैं, तो भी उसके पीछे यही है कि उनको कोई काम का कोई सोर्स नहीं मुहैया किया जा रहा और वो अर्निंग है ही नहीं, तो इसलिए फिर वो क्राइम्स की तरफ मत हो, और हमारा माशरा ऐसा ऐसा क्राइम की तरफ इसलिए जा रहा है और नौजवान तबाह हो रहा है। हम देख रहे हैं चोरी डकैती के वाकयात हैं, फिर कत्ल के वाकयात हैं, मतलब इन चीज़ों में हमारे नौजवान ज़्यादा मुलविस नज़र आते हैं बजाय जब जिस तरह टीनेजर हैं, तो ये चीज़ें तो हमारे माशरे में बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। जी अच्छा, आप इस पे तो हम बात करते हैं क्राइम की रेशियो, आप मोस्टली कौन से केसेस को डील कर रहे हैं? देखिए, मैं दोनों सिविल भी करता हूँ और फौजदारी भी करता हूँ, क्योंकि मुझे अबाउट 25 इयर्स हो गए हैं इस फील्ड में। तो मेरे पास एसोसिएट्स हैं, मेरे पास काफ़ी सारे नौजवान जो वकला हैं जो उनको जो मैं एसोसिएट कितना इंटरेस्ट देखते हैं? तो नौजवान जो है वो सम टाइम होता है कि इस पेशे को तो बहुत अच्छे से अडॉप्ट भी करते हैं, इस तरफ आना भी चाहते हैं, लेकिन सम टाइम जो है वो डिसहार्ट भी हो जाते हैं। देखिए, ये भी जो है एक एजुकेशन
उसके साथ साथ एक स्किल भी है ये। एजुकेशन तो वो यूनिवर्सिटी से हासिल कर रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम में जो पिछले अरसे से कुछ कमी आ रही थी उसको ठीक किया है। तो अब इसमें बड़े अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आ रहे हैं और उसके बाद फिर वो प्रैक्टिकली जब हमारे पास आते हैं तो फिर वो स्किल्स होती है कि कौन सी चीज़ को किस तरीके से जाना ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश करना है सही। और अपना मौक़िफ़ कैसे साबित करना है। तो उसमें अब इसमें काफ़ी स्कोप है हमारे यहाँ। अब इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स रेशो बढ़ी है, ख़ासतौर पर हमारी ख़वातीन में भी इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ पर अच्छा, ये बहुत बड़ा अच्छा माहौल है। ख़वातीन भी अब माशाल्लाह से जो है इस प्रोफेशन के साथ जुड़ रही हैं काफ़ी सारी। जी सही है। मज़ीद भी जानते हैं आपसे। अच्छा, जो हम चाइल्ड लेबर के हवाले से आप जो काम कर रहे हैं, क्या देखते हैं, क्या क्या मसाइल हैं लोगों के वहाँ पर? देखिए, अब जैसे हजूर फरमा रहे थे स्किल्स की कमी है। अगर एक बच्चा है तकरीबन 4 ईयर या 5 ईयर, उसको पढ़ना चाहिए, वहाँ पे इदारे हैं फ्री पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो बच्चों को भेजना गवारा नहीं करते। क्या कोई प्रेशर है उनके ऊपर या किसी वजह से वो नहीं भेज रहे? देखें, एक बच्चा जब मैट्रिक तक चला जाए, मिडिल तक चला जाए, उसमें किसी इंस्टीट्यूट में मतलब टेक्नीशियन कर लेता है, किसी में कोर्स कर लेता है, अपना एक रोजगार का मौका बना सकता है। अब देखें, हम एक चीज़ मतलब बच्चों को इस तरफ नहीं लेके जाएंगे, पढ़ाई की तरफ नहीं लेके जाएंगे, उसमें स्किल नहीं होंगे तो उसमें तो सारा दिन वो मट्टी उठानी है और ईंटें बनानी है। तो और हेल्थ के बारे से बताऊं, ना उनमें अवेयरनेस है। हेपेटाइटिस सी के पेशेंट हैं, उनको मर जाते हैं, उनको नहीं पता हमें क्या हुआ है, डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर है। अब मैं आपको ये बताऊं, वहाँ पे ऐसे लोग भी हैं कि कहते हैं कि हमें कभी कभी शुगर हो जाती है, कभी कभी ब्लड प्रेशर हो जाता है। क्या उनके अंदर ये अवेयरनेस नहीं है? क्योंकि ये प्रॉपर इसकी आपको मेडिसिन लेनी है। तो इस हवाले से ये मसला है। चलिए, उनके मसले तो हैं, तो आप उनको किस तरह डील कर रहे हैं? जहाँ तक हमसे होता है, उनको बच्चों को पकड़ के स्कूल दाखिल भी करवा के आते हैं, चला पढ़ाएं बच्चों को, सारा कुछ करें। एक चीज़ आपको गवर्नमेंट फ्री दे रही है, उनसे स्कूल हैं, मैंने खुद डोनेट किया हुआ है, स्कूल किए हुए, सारा कुछ किया, जो कुछ हमसे होता है हमने किए। तो उसके बावजूद भी ऐसे मतलब इस चैनल के थ्रू, किसी के थ्रू मतलब हम एक अवेयरनेस ही दे सकते हैं ना। मतलब अब अपने लिए तो हर बंदा जीता है ना, आसपास जैसे और मेरे भाई या मेरे बहनें देख रही होंगी तो वो भी देखें कि कोई मजदूर बच्चा है, गरीब का बच्चा है, उसको स्कूल में भेजें। अगर उसमें थोड़ी सी अवेयरनेस आएगी तो अपने पाँव पे हम उसको खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी नर्सरी है, ये हमारे नर्सरी में तैयार होने। अच्छा, चाइल्ड लेबर के हवाले से भी हमारे कानून भी है, कवानीन भी हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें अब जिस मेरे दोस्त फरमा रहे थे ना कि फ्री एजुकेशन भी है लेकिन क्यों नहीं पढ़ाते, उसकी वजह यह है कि वही बेरोजगारी, सोर्स ऑफ इनकम की कमी। वो कहते हैं कि हम अपने बच्चे को अब इतना स्कूल डालेंगे, पढ़ाएंगे, करेंगे तो आगे ये क्या करेगा, आगे ये इसके लिए कोई वो नहीं है सोर्स ऑफ इनकम। ये एक हमारा जद्दी पुश्ती चला आ रहा है, वो यहाँ पर ही खड़ा काम करे। एक तो ये इसकी वजह पीछे ये होती है इलिटरेसी भी, वो समझते हैं कि भी इसमें बड़ा रोल उनकी इलिटरेसी है, और दूसरी बात यह है कि उनकी आमदनी की कमी। वो उन्होंने एक ठेका लिया हुआ है, उन्होंने एक काम दिया हुआ है कि इस भट्टे वाले ने कि भी इतनी ईंटें आपने देनी है, तो वो इसलिए वो खातून भी काम कर रही है, बाप भी काम कर रहा है। जैसे मेरे फादर दोस्त पहले बता रहे थे साहब कि भी वो जद्दी पुश्ती चला आ रहा है। इसमें भी यह है कि वो जो भट्टे वाला है उसको वो सोर्स नहीं दिया जा रहा गवर्नमेंट की तरफ से, वो उसकी हेल्प नहीं की जा रही कि वहाँ पर वो जो ईंटें बनाने का जो प्रोसेस है, वो तरीका है, वो उसके में जिद्दत है, मशीनरी है कि वो उसके अंदर अगर काम करे तो वो एक बाप ही जाना, वो जो एक देसी तरीके से ही ईंट बना रहा था, मिट्टी डाल रहा था एक सांचे में, अगर वो जदीद मशीनी में डाले तो वो जहाँ उसने 10 ईंटें उसकी मेकिंग करनी है वहाँ पर वो मशीन 100 ईंटें कर देती है उससे टाइम में। तो वो भी ये कि उनको गवर्नमेंट ऐसे शोबों में फिनांस करे कि वो शख्स और फिर उनका सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ाए। तो जैसे कि पॉलिसी तो आती है कि लेबर पॉलिसी में यह है कि इतने पैसे जो है ना वो आप एक मजदूर को मुकर्रर कर दिए गए, लेकिन भट्टों पे दिए नहीं जाते, बहुत सारे शोबों में नहीं दिए जाते। तो चाइल्ड लेबर्स पे जाना, ये जो महकमे हैं इस पे इनका भी रोल होता है कि ये जो लेबर इंस्पेक्टर है ये वहाँ पर जाएं और इस तरह के जो जगह पर जहाँ पर वायलेशंस होती है
तो वहाँ से उन बच्चों को निकालें, जबरी मशक्क़त से निकालें, तो उनकी एजुकेशन का सिस्टम डेवलप करें, उनको स्कूल तक पहुंचाने का सोर्स करें, उनको कोई इतना अच्छा, उनकी जहन साजी भी इस तरह हमेशा हम देखते हैं कि बच्चों की भी हुई होती है कि हम जहाँ तक देखेंगे कहते हैं कि यार हमने अच्छा पढ़ लिख के क्या कर लेना है, तो उनके सबसे पहले तो ये आता है कि आप लोग यहाँ पे हमारे मुल्क में उस तरीके से जिस तरह है जॉब्स तो है नहीं, फिर हमारे पास कोई इतनी इनकम तो है नहीं कि जिससे हम कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा काम चल रहा है हमने तो उसी में अपना जो है घर का सिस्टम भी चलाना है और अपने बच्चों को भी पालना है। तो बच्चों के हवाले से तो स्पेशली अच्छा, एक घर में अगर 6-7 बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है वो तमाम बच्चों को तो स्कूल नहीं भेज सकते और ना वो पढ़ाते हैं। देखिए, एजुकेशन वही बात है ना, हम समझते हैं कि एजुकेशन जो हमारा सिस्टम में दी जा रही है, जो हमें ये एजुकेशन को एक फॉर्मल एजुकेशन है, तो एक एजुकेशन है स्किल वाली। अब एक आप देखें कि खरादिए की दुकान पे एक बच्चा खड़ा है, एक ऑटोमोबाइल की दुकान पे खड़ा है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है या कोई, तो वो वहां पर मिस्त्री के साथ खड़ा होकर वो सिर्फ उसको सीख रहा है, वो एजुकेट ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसे। तो वो बाद में वही जो बच्चा है वो कल को उस वर्कशॉप का उस्ताद होता है, वो मिस्त्री होता है, मैकेनिक होता है। अगर हम इन्हीं सिस्टम में अपने ऐसे स्कूल्स बनाएं कि इन्हीं स्कूलों के अंदर जाना पीरियड्स ऐसे रखें कि हम फॉर्मल एजुकेशन पे जोर देने के बजाय उसे इस तरह की एजुकेशन दें कि अगर वो मैट्रिक कर ले यहाँ से तो वो एक अच्छा ऑटो मैकेनिक हो, वो एक अच्छा। ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि ये इस तरीके से करें तो फिर पेरेंट्स भी खुशी से जो है वो अपने बच्चों को भेजेंगे और इस तरीके से उनका एक घर का सिस्टम भी चलता रहेगा और वो एजुकेट भी हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है, जबकि मैं समझती हूँ हमारी बहुत सारी इदारों को इस पर काम करने की ज़रूरत थी। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह हम एक तो अदल इंसाफ की भी बात करेंगे इस टाइम, जिस तरह इंसाफ की बात करें, हर बंदा आपको परेशान दिखाई देता है कि जी इस मुल्क में जो है हमें इंसाफ जो है नहीं दिया जाता। आप क्या समझते हैं अदलिया को जो है किस तरह बेहतर होना चाहिए और इंसाफ को किस तरह हम बेहतर कायम कर सकते हैं? इंसाफ के लिए जो है ना दो हिस्से होते हैं इसके। एक होता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का काम। अगर आप किसी कंप्लेन कोई आती है तो उस पर वो किस तरह इन्वेस्टिगेट करता है। हमारे यहाँ ये है कि इन्वेस्टिगेशंस वो पुराने तरीके, वो जितना मॉडर्न डिवाइसेस था उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता कि एक चोरी हुई या एक कोई जुर्म हुआ तो वहाँ पर वो जो फोरेंसिक टीम हो, उसका फिंगरप्रिंट्स हो, उस शख्स का एक तमाम जो पहले जो क्रिमिनल लोग हैं उनका डाटा वहाँ पर सेफ हो, इन्वेस्टिगेशन फेयर हो, और उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन के तमाम वो एविडेंस जो मौजूद है, जो आज मॉडर्न डिवाइसेस से हम हासिल कर सकते हैं, वो तमाम की तमाम उस कोर्ट तक पहुँचें, वो उस चलान का हिस्सा बने। तो फिर आगे कोर्ट जो है वो नेक्स्ट आ जाता है कि वो उनको जज करना और उसके ऊपर उन्होंने इंसाफ करना। हमारे यहाँ ना तो पहला पार्ट पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अपने तरीके से काम करना, इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस है। पूछा भी नहीं जा रहा कि भाई अगर एक जगह कोई जुर्म हुआ है तो आप वहाँ पर से आपने क्या एविडेंस और किस सोर्स से इकट्ठी की। अब अगर फर्ज करें एक जनरल हम देखते हैं तो वो बड़े बड़े जुर्म्स हैं जो मोबाइल सिस्टम से जाना ट्रेस किए जाते हैं कि फलां चोरी हुआ, डकैती हुआ और फलां जगह से हमने फोरेंसिक की वहाँ से निकलवाया, मिला। लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो सादा सा तरीका, मैट्रिक पास जो हमारा ASI है जो प्रमोट होता हुआ है, उसको हमने इन्वेस्टिगेट बनाया, उसको अपना वो हमारी इन्वेस्टिगेशंस करता है। उसके पास कोई डिवाइसेस नहीं है। वो किसी तरीके से भी जो आजकल मॉडर्न डिवाइसेस आ गई हैं जिन तरीके से हम उसको जुर्म के ऊपर जो उसके सबूत इकट्ठे कर सकते हैं, वह नहीं होता। और आगे कोर्ट्स के ऊपर बर्डन है, 200 250 केस पर जज लगा, और वहाँ पर भी उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस कम हो गया। उधर भी ये नहीं देखा जाता कि आप लोगों ने कितना काम किया, वो ये होता है कि आपकी जो वहाँ पर
वो अदम पैरवी कितने खारिज कर दिए हैं, बगैर उसके टेक्निकल बेसिस पे ख़त्म करके वो अपने फिगर्स बना लेते हैं और वहाँ भी तवज्जो नहीं है उनकी। जैसे कि पूरा माशरा इन्हतात पजीर हुआ है तो वहाँ भी ये डिलेइंग टैक्स, तामील के टैक्स में कई कई महीने लगा देते हैं, छोटी छोटी एप्लीकेशंस पे जाना वहाँ पर, क्योंकि उनका भी जो है तरबियत की भी कमी है और दूसरा बात है कि इंसाफ ना होने की वजह इसमें यही है कि हमने कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो है वीकेस्ट है बहुत ज़्यादा। तो हमारे जो अदारे हैं वो उस तरीके से काम नहीं कर रहे। तो ख्वाह वो महकमा माल है, ख्वाह वो पुलिस का डिपार्टमेंट है, ख्वाह वो कोई और महकमा है, तो हर महकमे में बहुत सारा जो फ्लॉज नजर आएंगे आपको। अच्छा आप नहीं समझते कि यहाँ पे जितने भी कचहरी वाले, हम साइड पे बात करें, साइलिन आते हैं, बड़े दूर दूर से आते हैं बेचारे, और उनके बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, वो सालों तक जो है उनके केसेस जो है पेशियों पे पेशियां पड़ती रहती हैं और वो उन केसेस की कभी भी जो है वो सुनवाई उस तरीके से होती नहीं है। देखिए हमारे जिस रेशो से हमारे यहाँ लिटिगेशन है ना, कहीं दुनिया में, यूरोप में खासतौर पर जो डेवलप कंट्री है वहाँ वैसा नहीं है। ये हमारे रवैये भी हैं। हाँ। तो दूसरा ये है कि जजिस की पोस्टें बहुत कम कर दी गई हैं। अगर आप देखेंगे जुडिशरीज में जाना, इस टाइम अगर 1000 पोस्टें मौजूद हैं तो एग्ज़ाम के बाद जो सिस्टम के बाद जो आते हैं 5-10 या 15-20, इससे ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स नहीं होती, तो इसकी कमी है। हाई अदालतों में जाना, जजिस की कमी है, कोर्ट्स में कमी है। अब आप ये देखें कि ये मुल्तान में हमारे जो हाई कोर्ट है जी, तो ये आज से 20-25 साल पहले जो 18-19 जज थे, आज भी जाने जब आबादी इतनी बढ़ गई, जब से तो जजेस की तादाद तो वो तादाद कम ही हुई, बिल्डिंग भी वही छोटी सी, वो वहाँ पर सोर्स भी वही। हमें चाहिए कि अपने जुडिशरीज में भी इजाफा करें, उनके अंदर सोर्स में भी इजाफा करें और डिस्पोजल पे भी जाना उनका कमांड हो, वो खुद भी जाना। अगर कुछ जजेस हैं जो कुछ प्रोसेस हैं, हाँ। तो जो ट्रायल कोर्ट्स के हैं, कुछ हैं जो पहले उस तक केस पहुंचाने तक के लिए हैं, तलबी के प्रोसेस हैं, इस तरह के प्रोसेस हैं, वो मॉडर्न डिवाइसेस के जरिए कोई ऐसे तरीके से वो जल्द से जल्द जाना किए जाएँ, जो 2-3-4 महीने तलबी पे प्रोसेस पे लग जाता है या छोटी छोटी एप्लीकेशंस पे लग जाता है। हाँ। और मेन तक आता ही नहीं है। अच्छा, चीजें इतनी क्रिटिकल कर दी जाती हैं, जिससे मतलब कैसे कहना कि एक बंदा जो है वो उन्हीं चीजों में ही अपने आप का जो उसकी एनर्जी है, उसका टाइम है, तमाम चीजें ना उसमें ही डाइवर्ट हो जाती हैं। जब बात आती है इंसाफ के ऊपर तो बंदा वैसे तब तक जो है वो डिसहार्ड हो चुका हुआ है। लेकिन एक जैसे एक प्रॉपर्टी का मैटर है जी, तो अगर महकमा माल अगर वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन सही रखे, होता ये है कि एक ही प्लॉट 3-3 जगह बिकता है, उसके पीछे वजह यही होती है कि मेरा प्लॉट था, मैंने अगर कुछ ज़मीन थी तो मैंने उसको रहायशी करके बेचा, तो जो उसके अंदर गलियां थी, सड़कें थी, वो अभी भी मेरे नाम पे है। और बाद में इसी पे मैं फ्रॉड करते हुए कि जगह मौजूद नहीं, मैं उसी जो रकबा जो मेरा गलियों में है, जो मेरा सड़कात में है, मैं उसी को दोबारा किसी प्लॉट की शक्ल में मैं फिर बेच देता हूँ। तो अब 2 शख्स उस बेचारे पे उस प्लॉट पे लड़ना शुरू हो जाते हैं उसी पे। तो इसमें ये सारे कसूर प्रॉब्लम्स होते ही इसीलिए हैं कि हमारे वो महकमे जो हैं जिनकी ड्यूटी है वो ड्यूटी सर अंजाम नहीं देते। तो अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो महकमाना रिकॉर्ड से फ़ौरन अगर कोर्ट उसको तलब करे तो इब्तदाई प्रोसेस में ही तलब कर ले, जो उस शोबे के जो लोग हैं जिम्मेदार, वो अपना रिकॉर्ड पेश करें, चीज़ें पेश करें, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो बहुत जल्द हल हो जाती हैं। बजाय इसके कि वो महकमों से मदद लेने के, तो वो दोनों को जो सिविलियंस हैं, दोनों लिटिगेंट्स को, उनको लड़ाते रहते हैं, चलता रहता है काम। और वो वैसे ही आपके कितने साल गुजर जाते हैं, जो है अगर दादा ने किया तो पोता उस केस को लड़ रहा होता है। तो आज तक हमारे यहाँ तो ये अगर वो रिकॉर्ड में कोई मेंटेन नहीं है, रिकॉर्ड ठीक नहीं है, तो वो कोर्ट्स में अगर ऐसी चीजें सामने आए तो वो उसके ऊपर सख्त एक्शंस लें, ताकि महकमे अपने रिकॉर्ड को सही तरीके से करें और जल्द से जल्द इसकी डिस्पोजल हो। बिल्कुल जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद जुनैद बोल रहा हूँ। ये बार बार कह रहे हैं कि नौजवानों हमें तरक्की लाभ है,
नौजवानों की बात है अमल कौन करता है। मैं पाकिस्तान रेलवे से मेरा ताल्लुक है, मैं से और आप इसका प्रोग्राम के बहुत कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में हर वो काम हो सकता है अगर करने की नीयत हो। मिसाल के तौर पर मैं इनको कहता हूँ कि मुल्क में बेरोजगारी है, मैंने तो कोई बेरोजगारी नहीं खत्म हो जाए या दिखाना चाहिए, लेकिन हमें मौका ही नहीं दिया जाता है। या तो हमें आपको दिया जाता है या हमें पीछे कर दिया जाता है। मैं इनको कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, मेरा चैलेंज है आपके 4 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकती है, 4 करोड़ लोगों को इसी हालात में, लेकिन हमें रोजगार देने या इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं किया जाता। हमारी बात नहीं सुनी जाती। सब हम मुल्तान से ताल्लुक रखते हैं, हम मुल्तान से ताल्लुक रखते हैं, हमें सुना नहीं जाता। अगर आप कहें तो मैं आपके किसी भी प्रोग्राम में शामिल हो सकता हूँ। आप मुझसे मैं आपको प्रोग्राम पूरा दे सकता हूँ मुफ्त में बेरोजगारी खत्म करने के लिए। 4 से 5 अरब रुपये जो है ना, सिर्फ और सिर्फ पंजाब हुकूमत का हम बढ़ा सकते हैं, पंजाब हुकूमत का। इसी तरह सिंध हुकूमत में 3 से 4 खरब रुपये बढ़ सकता है। अगर हमसे सुना जाए, हमारे प्रोग्राम को लाइव किया जाए, आप हमसे सुने ना सदर साहब, हमसे कुछ मालूमात है, लेकिन यहाँ वजह यह है कि यहाँ नौजवानों को सुना ही नहीं जाता। नौजवानों के लिए कोई प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं है। नौजवानों को पागल समझते हैं, या तो वो डिग्री उठा के पागलों की तरह, या तो वो किसी खुदकुशी करने पर मजबूर है, या दूसरा काम आजकल सबसे बेहतरीन जो नशा चढ़ा हुआ टिकटॉक का या आज पीने का, इसके ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये हमारे माशरे में ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, और उनकी बात ये बड़ी वैसे ये क्रूर रियलिटी है कि यहाँ पे वाकई नौजवानों को प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता। अच्छा, अगर कोई कुछ करना चाहता है तो वाकई उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। हमारे कितने नौजवान, हमारा कितना टैलेंट, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाने की कोशिश की कि जिससे हमारे मुल्क में बेहतरी आ सके या आसानियाँ आ सकें, तो हमने हमेशा देखा कि वो नौजवान कुछ टाइम तो आपके जो है वो पेज पर होते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो नौजवान कभी आपको नजर नहीं आते। तो इस पर मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रूही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर से। अच्छा, जिस तरह चाइल्ड लेबर की बात हो रही, तो आप क्या समझते हैं कि आपके क्या प्लान्स हैं आगे इनको लेकर, उनकी फलाह बहबूद के हवाले से आप क्या रोल प्ले करने वाले हैं? इनका एक मतलब एजुकेशन है, स्किल्स हैं, इस हवाले से मतलब हमारी जहाँ तक हमसे हो सकेगा। जैसे अभी कॉल आई थी, एक कॉलर बता रहे थे, मतलब हम डिग्रियां भी हैं, सारा कुछ है, हम अर्निंग की तरफ जब जाते हैं हम एक शर्म महसूस करते हैं, यार मैंने इतना किया है तो मैं क्या मतलब फूड कार्ड पे चला जाऊं या कहाँ चला जाऊं। ऐसे बच्चे हैं वो शर्म महसूस नहीं करते। सर, उन्होंने मतलब मास्टर्स किए हुए हैं, FA कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, बाप के साथ गोलगप्पे बेचते हैं, कभी उन्होंने नहीं महसूस किया। अब इसमें जो है चाइल्ड लेबर का जो भी है, हम बच्चों को आप पढ़ाएं भी सही, साथ स्किल भी दें, तो इंशाल्लाह इसमें कोई बेहतरी आएगी। हमारे अगर किसी को सुनने से बेहतरी आती है तो सबसे बेहतर। सही। अच्छा सर, जिस तरह हम एक जाहिर सी बात है, बहुत सारे हमारे अब स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे जो इस प्रोफेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह से एक अच्छा लॉयर जो है वो कैसे बन सकता है? देखिए, अच्छा लॉयर्स के लिए सबसे पहले तो ये बात है कि कोई भी किसी भी शोबे में अच्छा इंसान बनना पहले जरूरत है कि उसकी अपनी सोच अच्छी हो। फिर उसके बाद है कि आप अपने एजुकेशन पे आपने वहाँ पर तालीम के ऊपर तवज्जो दे के अपनी डिग्री को फुलफिल करें। साथ साथ आप अपने सीनियर्स जो प्रैक्टिकली लॉयर्स हैं, आप उनके साथ ज्वाइंट हों, वहाँ आप काम सीखें उनसे। तो इसके बाद इंशाल्लाह वो अच्छा लॉयर्स बन जाता है जिसने काम सीखा हो, जिसने अच्छी स्टडी की हो और एक अच्छा इंसान भी हो। क्योंकि जब तक आपकी थिंकिंग पॉजिटिव्स नहीं होती, जब तक आप सोच पॉजिटिव नहीं रखते, तो आप माशरे में इंसाफ के लिए मावन साबित नहीं होते। हमने ये नहीं देखना कि मैंने इस प्रोफेशन से अपनी स्किल से हेडनेस पैदा करने हैं, लोगों को, दूसरी पार्टी को कोई प्रॉब्लम्स पैदा करने हैं। मैंने इसमें ये करना, माशरे के अंदर फलाह पैदा करनी है, माशरे के अंदर जो है इंसाफ को जो है ना वो अज़ा करना है, इंसाफ जल्द से जल्द पहुंचाना है। मैंने उसके अंदर अपनी शख्सियत का, अपने
स्किल्स का हिस्सा डालना है। तो एक अच्छा लॉयर्स के लिए मैं यही कहूँगा कि पहले उसकी अपनी पॉजिटिव थिंकिंग हो, अच्छी एजुकेशन हो और किसी अच्छे सीनियर्स के साथ रेगुलरली टाइमली देकर वहाँ से अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करे, उसको सीखे। अच्छा, लॉयर्स के भी बड़े मसाइल होते हैं, लॉयर्स के अपने उनकी फलाह बहबूद के लिए जो है वो क्या इकदाम किए जा रहे हैं, कोई काम उन पे किया जा रहा है? देखिए लॉयर्स का जो दो हिस्से होते हैं इसमें, एक तो है कि उनकी स्किल के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए तो आप वहाँ पर आप उनकी लाइब्रेरीज को अच्छा करें। उनकी लाइब्रेरीज को अच्छा करने से मुराद ये है कि वहाँ पर जो है वो उनको इंटरनेशनल लेवल्स पे जो लाइब्रेरीज हैं उसके साथ उनको लिंक्स किया जाए। जो लॉ मटेरियल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नेट पे अवेलेबल हो, उसको अप्रोच हो। वहाँ पर वक्तन फ़ौक्तन जो माहिरीन होते हैं जिन्होंने अपना एक वक्त इस पे डिवोट किया होता है, वो उनका लेक्चर्स का इंतज़ाम हो ताकि वो जिसमें जजेस भी हों, सीनियर एडवोकेट्स भी हों, ताकि वो इन्हें एजुकेट कर सकें। तो बाकी माहौल होता है, हर चीज़ में ये होता है कि शुरू में जाते हैं तो इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम है उसके लिए जारी बात है कि हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा नुकसान, जो बहुत ज़्यादा लिटिगेशंस जो हो रही है, लोगों का नुकसान भी हो रहा है, वो है हम लोग अपनी डॉक्यूमेंटेशंस जो है ना इलिटरेट लोगों के हाथों कराते हैं। वो एक सो कॉल्ड वसीका नवीस नेम से होते हैं। अब आप मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार कचहरी में चले जाएं, कहीं चले जाएं तो वो बाहर जो है ना हमारी कचहरी बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने अपने नाम के साथ वसीका नवीस लगाया। वो बड़ी जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो आपके बड़े एग्रीमेंट्स हैं, जो आपकी जो लॉ की डॉक्यूमेंटेशंस है, वो मैट्रिक पास, FA पास, वो कंप्यूटर सिर्फ स्किल जानता है, वो कर रहा वो कर रहे हैं बिल्कुल। तो उसी वजह से उन्हें ना लॉ का पता होता है, ना उन्हें जो केस नए जो नज़ायर अदालती आए होते हैं उनसे वो वाकिफ होते हैं। तो वो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक, दो अफराद की ख्वाहिश के मुताबिक वो कॉन्ट्रैक्ट्स में वही बातें लिख देते हैं जिसमें कोई लॉ इन्फोर्स नहीं होता उसके ऊपर। तो अगर हम इस बात पे भी हो कि अपनी जो अपनी डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो हम स्किलफुल लॉयर्स के ज़रिए करें और इन लोगों को हम रोकें, अदारे रोकें इन लोगों को। इसी तरीके से आपने देखा कि ये रजिस्ट्रीज वगैरह हैं या दूसरी जो वो बाहर कुछ लोग बैठे हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स का कारोबार है, ये वो एडवाइस करते हैं जिन लोगों तो सभी जिस तरह ये लोग जिस तरह कचहरी के बाहर बैठे हुए होते हैं तो फिर उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि ये जो बैठे होते हैं कोई इसके ऊपर कोई कानून नहीं, अमल दरामद? यही तो हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, अदारे हैं जो चेक एंड बैलेंस वाले, वो नहीं देखते इस पे। सही। तो एक तो लिटिगेशंस बढ़ती है, दूसरी ये है कि एक हक तलफी होती है, वो चीज़ें उसमें होती नहीं हैं, वो उन्होंने लॉ के मुताबिक तैयार ही नहीं की होती, उसकी वजह से उनको नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। तो ये माशरे को भी चाहिए कि वो भी देखें कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो स्किलफुल बंदा है, बाकायदा जिसके पास कोई डिग्री है उसके पास जाएं, बजाय ये कि हम जैसे अपने इलाज ज़बानी हकीमों से कराते हैं, वो हिकमत की डिग्री हो तो ठीक है, वैसे ही जनाब हम चले जाते हैं ऐसे लोगों के पास। तो अब तो अवेयरनेस आई है, एजुकेशन ने बहुत अवेयरनेस दिया है कि हमें अब अगर नाक कान का मसला होता है हम ENT के प्रोफेसर या डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आँख का मसला तो आइस के पास ढूंढते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास कम जाते हैं, हम उसकी स्पेशलाइज्ड के पास। इस तरह हमें माशरे को भी चाहिए कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अपने लीगल कंसल्टेंट से करानी चाहिए और ताकि वो अगले प्रॉब्लम से बचें। अच्छा सर, ये जो एक हम कानून की बात करते हैं, हम आइन की बात करते हैं, आप नहीं समझते जो बहुत सारे इस तरह के कानून बनाए हुए हैं जो बहुत अरसा दराज से चलते आ रहे हैं, उनमें तरमीम कितनी ज़रूरी है? देखिए हमारे यहाँ जो है ना कानून की भरमार है, एक के बजाय उसी मैटर्स के ऊपर दो तीन जगह कानून बने हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है, जिसकी वजह से वो हमें यूँ लगता है कि जैसे जो है ना प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन से वगैरह है, उसका पर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट है कि हर आप एग्रीमेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके लिए एक लॉ मौजूद है, उसकी टाइम मौजूद है। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि
वो जो अदारे जिन लोगों के पास ये रजिस्ट्रेशंस होती हैं वहाँ पर नजायज़ हिडरेंस डाली हुई है, वहाँ पर नजायज़ तौर पर वैसा माफिया आया हुआ है कि वो हौसला शिकनी करता है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो इन लोगों के हाथों में ब्लैकमेल्स होते हैं। लॉ मौजूद है, लॉ तो मैं समझता हूँ कि हर लॉ जगह में उसके इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उस पर नहीं कर रहे। हाँ, इसकी वजह से हमें यूँ लगता है जैसे हमारे यहाँ ला कानूनियत जाता है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे, बहुत सारी चीज़ों और बहुत सारे मसाइल को हमने डिस्कस भी किया। बेहतर कर उम्मीद भी करते हैं कि अल्लाह ताला जो है हमारे लिए आसानियाँ भी करे, बेहतरी हो हमारे मुल्क के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं रूही चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने आज मौका फ्राहम किया इस सिलसिले में। तो इस किस्म के प्रोग्राम्स फिर भी और भी रखें और सबसे बड़ा ये है कि जितना अवेयरनेस पब्लिक के लिए ये है कि जिस शोबे में जहाँ आप अपने काम के लिए वहाँ पर उसके एक्सपर्ट्स के पास लाजमी जाइए कि आप आज खुद कोई फैसले करें। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा कि मैं जल्दी से ठीक भी हो जाऊँ। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।